Sir, is sugar the only culprit? देखो वाइट शुगर इज नॉट द प्रॉब्लम, अमाउंट ऑफ शुगर प्रॉब्लम होती है। डायबिटिक पेशेंट को भी मीठा खाना अलाउड है, पर अगर वो So doctor always says that 48 hours fasting, if you will do, you will see drastic changes. 4 दिन की ऑटोफेजी 4 साल के प्रॉब्लम को नहीं निगेट करेगी। एंड सर मिल्क का भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हमें मिल्क लिए नहीं लेना चाहिए। एक पर्टिकुलर गाय का दूध दूसरे गाय का दूसरे भैंस के दूध में बहुत सिमिलर है, बस उसमें किसी में कुछ फैट ज़्यादा है, किसी में फैट कम है, प्रोटीन ज़्यादा है, प्रोटीन कम है, बट इंग्रेडिएंट सेम है। एंड प्रोटीन का भी बहुत बड़ा मिथ है कि हमें ज़्यादा प्रोटीन पाउडर्स लेने से किडनी फेलियर हो जाता है। प्रोटीन लेने से नवजोत सिंह सिद्धू जी ने बोला कि जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं। सिद्धू जी की वाइफ के लिए कॉम्प्लिकेशन वहां नहीं हुए बट कॉम्प्लिकेशन मैनेज किए गए। राइट, वो हल्दी से नहीं मैनेज हुआ, वो प्रॉपर Yes. ट्रीटमेंट से मैनेज हुआ। सर अर्ली सिम्टम्स क्या होंगे हार्ट अटैक के? अगर एक्सरसाइज करते समय किसी को चेस्ट में दबाव हो रहा है, दिक्कत हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज एक्सरसाइज करने के बाद ठीक हो जा रही है, तो ये एक लक्षण है जिसपे आपको हार्ट के टेस्ट करने चाहिए। अदरक खाने से सर बोलते हैं कि हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। उस अदरक के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने की प्रॉपर्टी है। आपके अदरक अर्जुन की छाल के अंदर खून पतला करने की प्रॉपर्टी है, बट उस दवा से काफी कम है। कैफीन इज गुड फॉर हार्ट हेल्थ कैफीन कैन इंक्रीज योर हार्ट रेट, दैट्स इट। एंड रेड वाइन सर। अगर मैं गाड़ी 120 स्पीड में चला रहा हूँ, 140 में चला रहा हूँ, तो मुझे पता है रिस्की है, लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूँ, जिम्मेदारी आपकी। इंटरनेट पे इतने सारे मिथ्स अवेलेबल हैं अबाउट आवर हेल्थ। अगर हार्ट अटैक से बचना है तो ये करो, बुखार हो रहा है तो पानी के गर्म पानी में अपना पैर रख के बैठ जाओ। तो आज इन सारे मिथ को बस्ट करने के लिए वी हैव डॉक्टर परमजीत सिंह एंड ही इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड ही विल बी बस्टिंग ऑल द इंटरनेट रिलेटेड मिथ्स विद अस, सो स्टे ट्यून्ड। And if you like the video, please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. Hi, Dr. Param. First of all, I really want to say thank you for accepting my invitation to come here. So you are a cardiologist, and the maximum time I have seen you talking about nutrition and lifestyle changes. What do you think? Why a lot of allopathic doctors don't talk about nutrition? Well, I cannot answer for them why they don't talk about nutrition. First of all, it's not in the culture of allopathic or modern medicine doctors to talk about nutrition, and problem is they are usually taught about problem and solutions. They don't really spend so much time on discussing with the patient or stressing on the causative factors, right? Obviously they point out whether you are exercising or not, whether you are doing some other bad things like smoking, alcohol, but कोई इतने डेप्थ में नहीं घुसता है कि भाई एक अपने फैमिली मेंबर जैसे उनको समझाए कि भाई आप ये करो वो करो, है ना, ये नहीं करो वो नहीं करो। Right. मोटा मोटा एवरीबडी टेल्स देम कि घी बटर मक्खन मलाई मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, बाहर का मत खाओ, घुमा फिरो, सैर किया करो। सो दे हैव, एवरीबडी हैज देयर ओन जुमला, लाइंस और रिटन थिंग कि भाई ये करो। सो द प्रॉब्लम विद पीपल इज दे डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली अनलेस इट इज स्ट्रेस्ड ऑन। Yeah, right. I agree. राइट, तो एग्जाम्पल सिंपल है, आप फैमिली मेंबर की भी बात नहीं सुनते कि भाई बाहर का मत खाओ, मोटे हो रहे हो, एक्सरसाइज करो। सो वी बिकम रेजिस्टेंट टू ऑल दोज टॉक्स व्हिच पीपल आर इन जनरल डूइंग अनलेस यू गिव देम द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। सो दैट्स व्हाई स्ट्रेसिंग ऑन इट इज मोर इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली सर, इज शुगर द ओनली कल्प्रिट? बिकॉज हम हर चीज़ में बोलते हैं कि ज़्यादा चीनी खा रहे हैं कैंसर हो जाएगा, ज़्यादा चीनी से हम बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं, वेट गेन है तो वाइट शुगर है। हर चीज़ के लिए हम वाइट शुगर को बहुत ज़्यादा कल्प्रिट मानते हैं न्यूट्रिशन में, एंड उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। देखो वाइट शुगर इज नॉट द प्रॉब्लम, ना ही शुगर प्रॉब्लम है, अमाउंट ऑफ शुगर प्रॉब्लम होती है। Yeah. वाइट शुगर इज जस्ट कि इजीली और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाने वाला एक प्रोडक्ट है, सबको पता है कि भाई ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। अब वही वाइट शुगर ग्लूकॉन डी के फॉर्म पे लोग लेते हैं कि भाई ग्लूकॉन डी है,
जल्दी एनर्जी, तुरंत एनर्जी, स्पोर्ट्स है, आप दौड़ रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके दौरान आप ग्लूकॉन डी घोल के पी रहे हो, राइट? बट द प्रॉब्लम इज इफ समबडी इज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे वो मल्टीग्रेन चीज़ हो या वो किनुआ हो, ओट्स हो, या चाहे आप किसी भी प्रकार का मोटा अनाज भी ले लो, राइट? सो ऑल दोज थिंग्स आर रिच इन कार्ब्स। सारी ये हर प्रकार का अनाज ही कार्ब्स से रिच होता है, चाहे मोटा अनाज हो, पतला अनाज हो, रिफाइंड अनाज हो। रिफाइंड अनाज और मोटे अनाज में सिर्फ इतना फर्क है कि एक जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और एक धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, पर दोनों एब्जॉर्ब होंगे, पूरे पूरे दिन में 24 घंटे में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो वहाँ प्रॉब्लम क्वांटिटी ऑफ कार्ब का है। अगर आपकी डाइट में ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो फिर एडिशनली वो शुगर अमाउंट कम करना बेहतर है। अगर आपकी डाइट प्रिडोमिनेंटली बैलेंस्ड है, आप कार्ब नहीं लेते हो, कम खाते हो, तो फिर आज चाहे आप थोड़ी सी चीनी ले लो, चाहे आप थोड़ा गुड़ ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो बैलेंस ज़रूरी है। यहाँ प्रॉब्लम बैलेंस का है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाई चीनी का 1 चम्मच खराब कर देगा, नहीं। राइट। एंड डायबिटिक पेशेंट में कार्ब्स को इसी रीज़न की वजह से कम बोला जाता है खाने के लिए। करेक्ट। डायबिटिक पेशेंट्स में अगेन इसमें डायबिटीज़ का मतलब है कि इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर अगर टाइप 1 है तो नहीं बन रहा या कम बन रहा है, और टाइप 2 है तो इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है लेकिन वो बॉडी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट है। तो आपके शरीर में ब्लड में ग्लूकोज आ जाने के बाद इंसुलिन उसको काम करता है सेल्स में डालने का। सो इंसुलिन अगर रेजिस्टेंट है तो वो सेल्स में मुश्किल से जाएगा, कम जाएगा, ब्लड में ज़्यादा रहेगा। सो या तो आपको ब्लड में डालना ही कम पड़ेगा, या फिर उसे जब वो अंदर जाता है तब उसकी रिक्वायरमेंट अंदर डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। सो डिमांड बढ़ाने के लिए आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके सेल्स ज़्यादा शुगर यूज़ करेंगे और डिमांड बढ़ जाएगी। एक्सरसाइज से भी डायबिटिक पेशेंट्स की शुगर लेवल कम होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। और अगर आप बाहर से डालना कम करेंगे, बाहर से डालना यानी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेना कम करेंगे, राइट? अगर कोई इंसान दिन में 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम, 2 रोटी शाम खाता है और साथ में चीनी वाली चाय लेता है, तो अब उसने चीनी वाली चाय लेनी बंद कर दी, तो ऑब्वियसली शुगर थोड़ी कम हो गई अंदर जाने वाली, सो इट इज़ गुड। लेकिन अब उसने क्या किया कि चीनी की जगह गुड़ ले लिया, और 2 रोटी नॉर्मल रोटी की जगह उसने बाजरे जवार की रोटी शुरू कर दी। तो इससे क्या हुआ, वो उतनी ही शुगर जा रही है क्योंकि गुड़ में भी 99% उतनी ही शुगर है, और मोटे अनाज में भी उतना ही कार्बोहाइड्रेट है, बस थोड़ा स्लो जा रहा है। तो अब उसके शरीर पर एक साथ इंसुलिन स्पाइक होने की जगह स्लो स्पाइक हो रहा है, लेकिन एट द एंड पूरे 24 घंटे में लोड उतना ही है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए टोटल कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना ज़रूरी है। आप वो उसको अपने डाइट के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से कर सकते हो, आपको जो पसंद है वो भी खाया जा सकता है। सो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को भी मीठा खाना अलाउड है, शुगर खाना भी अलाउड है, पर अगर वो उसकी पूरी डाइट का एक छोटा सा पार्ट हो। अगर वो पूरे दिन में कार्ब बहुत कम खाते हैं, अगर आप चाहें आप आम खा सकते हैं, आप जो दुनिया भर के फ्रूट है वो खा सकते हैं, राइट? कई डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर की नहीं सुनते, कहते कि सर मेरे से नहीं रुकता, मैं तो मीठा खाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो मीठा खा रहे हो तो दूसरा कार्ब कम कर दो, राइट? आपके कोटा है एक, आप 50% अपनी डाइट कार्ब से लो, 50% कैलोरीज, तो वो 50% कैलोरीज में आप चाहे 6 रोटी खाओ या 2 पीस गुलाब जामुन खा लो भाई, वो आपकी मर्जी है। सो आपको डिसाइड करना होगा। ऑब्वियसली हेल्दी दूसरी चीज़ें हैं, बट जो नहीं सुन रहा उसको पता तो हो उसके ऑप्शन क्या है। सो दैट इज द थिंग। सो सर, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने क्लेम किया है कि करेला और नीम का जूस बना लें, ठीक है, एंड उस पर हम खड़े हुए 20-25 मिनट के लिए हमें चलना है उस थाल पे, ठीक है, एंड वो हमारे मुंह में करेले और नीम का रस आ जाएगा एंड 20-25 डेज में डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। करेला और नीम का रस या नीम के ऊपर चलने से या किसी भी चीज़ को आप अपनी स्किन पे लगाओगे तो वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होती है,
राइट। ठीक है, इसीलिए कई पॉइजन्स अगर आपके हाथ में टच हो जाए तो आपके स्किन में आ जाते हैं। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन की क्रीम आती है, क्रीम लगाने से वो ब्लड में चले जाती है और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली पैर पे भी अगर आप कुछ लगाओगे तो वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। तो करेला और नीम ये शुगर के लिए एक तरीके से दवाई है, ये आयुर्वेद में दवा है। तो इसको लेना नुकसानदायक हो सकता है क्वांटिटी अगर आपकी ज़्यादा है। सो लोग इसे खाते भी हैं, करेला भी खाते हैं, नीम भी खाते हैं, नीम के जूस भी लेते हैं, जामुन के बीज भी खाते हैं। तो जामुन के बीज टेक्निकली उसकी दवाइयाँ भी हैं, जामुरलिन नाम से दवाइयाँ आती हैं उनकी आयुर्वेद में, जो शुगर कम करती है, जिसको स्टडीज भी हो रखी है, जिसका इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम है, जो ब्लड शुगर लेवल कम करती है। तो ऐसा है कि आयुर्वेद में शुगर का इलाज है। और उसके साथ अगर आप डाइट में यही सब काम करते हैं, अनाज को बंद करके आप ज़्यादा फल सब्जियां खाते हैं, तो आपकी इनटेक वही शुगर जो आप सेल्स में डाल, जो ब्लड में डाल रहे हो, वो आपने आधे से आधा कर दिया। आज तक जो इंसान 6 रोटी सुबह दोपहर शाम 6-8 रोटी खाता था, अब वो एक एक रोटी खा रहा है और इतना सारा सलाद खा रहा है और थोड़ा बहुत फल खा रहा है और साथ में जामुन पे चल रहा है। तो क्या हुआ, जो शुगर उसकी अंदर जा रही थी वो 30% हो गई और उसकी शरीर जो है उसको कर पाया मैनेज। तो अगर वो जामुन पे नहीं भी चलता या अगर वो सिर्फ डाइट ही कम कर लेता और थोड़ा वर्कआउट कर लेता तो वैसे भी कंट्रोल हो जाता। बट क्या इससे डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ओके। सवाल ये है ही नहीं कि डायबिटीज रिवर्स करने के लिए, डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। राइट। सवाल ये है ही नहीं कि डायबिटीज रिवर्स करने के लिए सबसे अच्छी दवा कौन सी है, वो सवाल ही नहीं है। डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, उसको रिवर्स करने का सबसे पहला दवा ही डाइट और एक्सरसाइज है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही डाइट और एक्सरसाइज है। चाहे आप दुनिया की किसी भी पैथी की किसी भी तरीके की दवा ले लो, अगर आप डाइट और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपकी डायबिटीज रिवर्स नहीं होगी। राइट। और डाइट का सिंपल सा रूल है, टोटल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिन में लेने वाला आपको आधा करना है, या जो भी आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि पहले थोड़ा कम करो, फिर थोड़ा कम करो, फिर थोड़ा कम करो। या कई लोग सीधा फास्टिंग कर लेते हैं, सीधा ही कट डाउन कर देते हैं, 4 दिन फास्टिंग कर लेते हैं। अब ड्रास्टिकली स्टेप्स उठाओगे तो ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिलेंगे। शुगर ज्यादा लो हो गई तो बेहोश भी हो सकते हैं। राइट। सो डायबिटीज का पहला ट्रीटमेंट है डाइट और लाइफस्टाइल, और हार्ट की बीमारी का पहला कारण है डायबिटीज आज के डेट में। पहला मतलब सबसे एक बड़ा कारण डायबिटीज। राइट। सर डॉक्टर प्रदीप जमनादास जो है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के, ही सेज फास्टिंग, जैसे अभी आपने बोला, इज़ वेरी गुड फॉर ऑटोफेजी, कैंसर केसेस में बहुत अच्छी है, डायबिटीज़ में आपने बोला बहुत अच्छी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग को ही प्रमोट्स टू मच एंड ऑलवेज सेज दैट 48 आवर्स फास्टिंग इफ यू विल डू, यू विल सी ड्रास्टिक चेंजेस। एंड हाउ गुड इज दैट एंड हाउ ट्रू इज दैट? अगर आप, सेम चीज मैं बोलूंगा, अगर आप आज के डेट में 8 रोटी खा रहे हो और आपने फास्टिंग करनी शुरू कर दी, राइट। तो आप एक बार में तो 8 रोटी खाओगे नहीं, तो आप या तो 4 खाओगे। तो आपने अल्टीमेटली वही चीज अचीव कर ली, कैलोरी डेफिसिट। आप कैलोरीज कम कर ली आपने, चाहे आप खुद से कम खा के कर लो, चाहे आप फास्टिंग करके कर लो। आपका एंड गोल है कि टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज, जिसमें टोटल अमाउंट ऑफ कार्ब और फैट्स आपके कम करोगे, तभी आपकी बॉडी एक्स्ट्रा शुगर आपके अंदर है, एक्स्ट्रा फैट आपके अंदर है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर है, एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड है, उसे यूज करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसको ये बोलना कि सिर्फ फास्टिंग से ही होगा, वो गलत है। या ये बोलना कि फास्टिंग ही एकमात्र तरीका है जो आपको हमेशा करनी चाहिए। और कई बार वीडियोस आपने देखे होंगे 7 डे वाटर फास्टिंग। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था आपसे। तो 7 डे वाटर फास्ट आप अपने घर में सारे लोगों को, मोहल्ले में सबको करा लो और आसपास के अस्पताल को बुक कर लेना क्योंकि 7 डे वाटर फास्ट में आधे लोग अस्पताल पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये एक ड्रास्टिक स्टेप बोल देते हैं लोग, बड़ा स्टेप बोल देते हैं, जो मैंने जैसे बोला कि अगर आप रिस्की स्टेप उठाओगे तो वो रिस्की कोई नहीं कह रहा कि भाई टेक्निकली जंपिंग से हाइट बढ़ती है,
ठीक है, आप देखेंगे कि कूदने से हाइट बढ़ती है। अब कोई बोलेगा मैं दूसरे माले से कूद जाता हूँ तो मेरी हाइट बढ़ जाएगी, तो वो गलत है। ठीक है, तो एक लिमिट होती है हर चीज की। सो फास्टिंग क्रिएट्स कैलोरी डेफिसिट, इट कैन इंक्रीज ऑटोफेजी, पर 4 दिन की ऑटोफेजी 4 साल के प्रॉब्लम को नहीं निगेट करेगी। ठीक है, तो ये वो वाला हिसाब नहीं है कि भाई आपने 40 साल तो मैं उल्टा सीधा खाऊंगा और फिर 4 दिन कुछ नहीं खाऊंगा सब ठीक हो जाएगा, वो गलत है। आपको एक बैलेंस्ड लाइफ जीना जरूरी है, कैलोरी डेफिसिट में जाना। फास्टिंग इज गुड बट एवरीथिंग कैन हैव साइड इफेक्ट्स। राइट। जैसे नीम हो गया, करेला हो गया, किसी को नीम करेला खाने से एसिडिटी हो जाएगी, किसी के डाइजेस्ट नहीं होगा, किसी को उल्टी आ सकती है। सो यही बात किसी के लिए कोई एलोपैथिक दवा से हो सकती है, दवा खाई उल्टी आ गई। अब उसमें ये तो नहीं बोल सकते कि सारी दुनिया के लिए नीम करेला खराब है। सो एवरीथिंग कैन हैव पीपल हु डोंट टॉलरेट इट। सो पीपल आर देयर जिनसे फास्टिंग टॉलरेट नहीं होगी, जिनके अंदर फास्टिंग से जिटर्स आ जाएंगे, जिनकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, जिनको पाल्पिटेशन हो जाएगा, जिनको हार्ट के अंदर अरिथमियाज हो जाएंगे, समझे, जिनको इश्यूज आ जाएगा, नींद नहीं आ रही है, काम नहीं हो रहा है, कब्ज हो जाएगी, गैस हो जाएगी। सो हु विल, कौन रिस्पॉन्सिबल है अगर दुनिया भर को बोल दें कि आप फास्टिंग करो और लिमिट में अनलिमिटेड फास्टिंग करो या सिर्फ 7 दिन तक वाटर फास्टिंग करो? तो ये बात एक डॉक्टर का बोलना बिना कंटेक्स्ट के गलत है, बिना बताए कि भैया एक डॉक्टर से बात करो, बी इन टच विथ योर डॉक्टर, डू दिस अंडर अ डॉक्टर्स गाइडेंस, कि आपको कोई सिम्टम ना हो, आपके घर में 10 लोग कर रहे हैं, 10 के 10 में से किसी को सिम्टम ना हो। सो फास्टिंग इज अ टूल। राइट। ठीक है, एक चाकू का काम है, उससे नुकसान भी हो सकता है, उससे फायदा भी हो सकता है। उसे यूज करने के लिए आपको पहले या तो उसको बेसिक सीखने होंगे या अंडर सुपरविजन करना पड़ेगा। सो फास्टिंग इज नॉट बैड बट मिस यूजिंग इट कैन लैंड अप इन मेजर इश्यूज। एंड सर आजकल ओजेम्पिक बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, एंड करण जौहर, कुशा कापिला, एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया है, रिड्यूस कर लिया बहुत ज़्यादा, एंड दे आर प्रमोटिंग ऑल्सो कि येस दे हैव यूज्ड ओजेम्पिक। सो हाउ गुड इज दैट एंड इज इट सेफ टू यूज? एंड वैसे ऑन द अदर हैंड इट्स अ डायबिटिक मेडिकेशन एंड नॉन डायबिटिक कैन ऑल्सो टेक दैट। ओजम्पिक जो है ये एक्चुअली में डायबिटीज़ की मेडिसिन है। राइट। सो ये 2 तरीके से काम करते हैं। तो इंसुलिन के सिक्रीशन सेंसिटिविटी थोड़ा सा बढ़ाता है, साथ में आपका हंगर कम करता है। ओके। सो भूख कम कर देता है। सो आप अगर एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ इसको लेते हैं तब ही रिजल्ट मिलते हैं। सो देर आर पीपल, देर आर माई पेशेंट्स ऑल्सो हु आर टेकिंग इट एंड दे डोंट गेट रिजल्ट इफ दे डोंट चेंज देयर लाइफ स्टाइल। So Ozempic has a slight effect. It will not work alone without diet and lifestyle. Same goes with just like any other medicine. डायबिटीज की, वेट लॉस की, फैट बर्निंग की कोई भी दवा अकेले काम नहीं करती बिना डाइटिंग, बिना एक्सरसाइज के। सो जो अचीव कर पाया है वो यही बोलेगा कि भाई मैं डाइटिंग कर रही थी या मैं फास्टिंग कर रही थी या मैंने खाना कम कर दिया, मैं वही खाना खा रही हूँ, बस एक ही टाइम खा रही हूँ। अल्टीमेटली यू एंड अप ईटिंग हाफ और लेस, ओनली देन आपकी बॉडी अंदर से जूस को बर्न करेगी। तो मतलब अदरवाइज इफ वील कीप ऑन, बिकॉज पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि हम जितना मर्जी खा लें एंड साइमल्टेनियसली विल टेक ओजेम्पिक, देन इट विल नॉट वर्क। इट विल नॉट वर्क। अल्टीमेटली आपका पेट जल्दी भरेगा, तो जितना मर्जी खा रहे से थोड़ा सा कम खाओगे। अगर आप 2 किलो 3 किलो कम करके इतने महंगे में बैठ भी गए, 2 किलो 3 किलो से क्या हो जाएगा? वो तो डेली बेसिस पे भी वेरिएशन हो जाता है। एंड इट्स एक्सपेंसिव आल्सो। 4 दिन पानी नहीं पियो वैसे ही कम हो जाता है वेट आपका 2 किलो 3 किलो। सो दैट इज नॉट रियली अ इफेक्टिव सोल्यूशन। सो पीपल आर गोइंग फॉर इट बिकॉज ऑफ द प्रमोशंस। लोग प्रमोट करते हैं, कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रमोट करती हैं कि भाई ये एक हवा बन जाएगा तो लोग खरीदेंगे, इंजेक्शन है, महंगा है, बट जितना इफेक्ट उसका है इट्स नॉट वर्थ इट। And what's your take on detox waters or green juices which are available in the roadside? हर रोज़ मॉर्निंग में अगर किसी भी पार्क के बाहर डिटॉक्स जूसेस लेकर बैठे होते हैं एंड 7-8 चीज़ों को मिला के
are they good or are they beneficial? Because I've seen that lot of videos on that also कि you should not drink because it has a lot of anti-nutrients and इतना हमारा digest नहीं कर पाएगा. हाँ, वो बनाया था वीडियो, आई थिंक डाइट ट्यूब ने बनाया था वीडियो Yes, yes. कि भाई ये लेना उतना हेल्दी नहीं है, एंड दैट्स ट्रू. देखो, देयर आर कंसर्न्स अबाउट एवरीथिंग हियर. हर चीज के बेनिफिट और साइड इफेक्ट्स होते हैं. Right. सो ऑन वन हैंड टेकिंग रॉ फूड, कोई भी रॉ फूड आप लेते हैं, जैसे वेजिटेरियंस के लिए जो वेजिटेबल्स हैं, सैलेड्स हैं, इवन जो दालें हैं, बहुत सारे वेजिटेरियन फूड्स में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. Right. व्हेन यू कुक देम, एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं. कुछ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में आपके लिए हार्मफुल हैं. जैसे जितनी भी स्पाइसेस हैं, टेक्निकली प्लांट्स प्रोड्यूस देम एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. वो स्पाइसेस जो होते हैं उनके तरफ से डिफेंस होता है, पॉइजनस बोल सकते हैं उसको, एक लार्ज अमाउंट में. बट जब हम उसे थोड़ी सी मात्रा में यूज करते हैं, वो हमारे लिए स्पाइसेस बन जाते हैं और वो फ्लेवर बन जाते हैं. Right. सो एंटी न्यूट्रिएंट्स जो हम बोलते हैं, दे वुड वर्क एज कि वो आपके खाने के अंदर जो दूसरे तीसरे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन कम कर देंगे. Agree. बट उसके अंदर भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो रॉ फूड में ही मिलेंगे आपको. सो एंटीऑक्सीडेंट्स आर ओनली प्रेजेंट इन रॉ फूड लाइक फ्रूट्स एंड जो भी सैलेड्स एंड वेजिटेबल्स आप खाएंगे. सो दैट्स वाई एटलीस्ट एक मील आपका, उसके अंदर कुछ तो रॉ फूड आपके होने चाहिए. रोज नहीं तो 2 दिन में होना चाहिए, कुछ नहीं तो फ्रूट होने चाहिए, ताकि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिले. और एंटीऑक्सीडेंट्स कुक करने पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बहुत ना के बराबर हो जाते हैं. और ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट्स स्टमक के अंदर भी जब आप लेते हैं, आपके एसिड होता है, वहाँ पे भी इशू आते हैं. तो यू नीड टू टेक सम अमाउंट ऑफ रॉ फूड ऑल्सो. अब वो आप अगर सैलेड लेते हो या सैलेड को ग्राइंड करके स्मूदी बना लेते हो Right. तो चलेगा, घर पे बना लो, क्योंकि आपने अच्छे से धो के बनाया है. बाहर अगर आप ठेले पे लेते हो तो वहाँ हाइजीन का प्रॉब्लम है. Right. वहाँ पर प्रॉब्लम है कि अनहाइजीनिक हो सकता है, अगर उनकी इतनी सारी वेजिटेबल्स अच्छे से वॉश्ड है कि नहीं, किस वेजिटेबल में कहाँ कौन सा कोई पेस्टिसाइड है, कौन सा कोई कीड़ा है, कोई क्या है, वी डोंट नो दैट. सो देयर आर रिस्क्स. एंड ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर सकती, कर भी सकती है. कई लोगों की बॉडी उसे हैंडल भी कर सकती है, कईयों को बीमारी भी हो सकती है, कईयों को एसिडिटी हो सकती है. सो इट्स अ गुड हैबिट टू टेक रॉ फूड अ लिटिल बिट, वेजिटेबल्स अ लिटिल बिट. यू कैन से 5 to 10% ऑफ योर डाइट शुड बी रॉ. अब ये चीज़ आप गाइडलाइंस में देखोगे, हर एक की गाइडलाइन अलग है. सो कुकिंग फूड इज जस्ट अ वे जिससे हमारी बॉडी इजीली ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाती है. ठीक है, अगर हम ये बोले कि हम सिर्फ रॉ खाएंगे तो एब्जॉर्प्शन विल बिकम वेरी लेस एंड डाइजेस्टिव लोड विल बिकम मोर. राइट. सो पीपल थिंक कि सिर्फ रॉ खाना बेटर है, बट ऐसा सच नहीं है. आपकी बॉडी के को डाइजेस्ट करने में इश्यू होगा. इवन बॉइलिंग समथिंग मेक्स इट easier to digest on your body. Yeah. And steaming also. Steaming, boiling, cooking. कुकिंग का कॉन्सेप्ट ही है कि वो खाने में, डाइजेशन में आसान हो, ब्रेक डाउन करने में आसान हो जाए. बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस यू डिस्ट्रॉय सम न्यूट्रिएंट्स. सो दैट्स वाई कुछ अमाउंट ऑफ फूड रॉ भी जाना चाहिए. सो हैविंग दैट एज अ जूस इज फाइन, बट कुकिंग डू इट एट होम. आप घर पे बना लो, ठीक है, आप वो सारी चीज़ों को थोड़ा पका के खा लो, या फिर एक बैलेंस मेंटेन करो. कोई सुबह दोपहर शाम जूसी जूस पी रहा है तो उसको दिक्कत होगी. एग्री. एंड सर मिल्क का भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हमें मिल्क नहीं लेना चाहिए एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड. पनीर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो कडल हो जाता है. मिल्क को हम सही उसमें नहीं खा रहे हैं, प्रपोर्शन में नहीं लेते हैं. एंड उसको चाय में डाल दिया तो वो कैसीन और फ्लेवोनॉइड्स मिल के जहर बना देते हैं हमारी बॉडी के अंदर. सो अब देखो, कई चीज़ें पहले बहुत ज़माने से एक ऑब्जर्वेशंस में चली जाती थी. कई लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसको ऑब्जर्वेशन को हमेशा ही वो गलत होगा ज़रूरी नहीं है. राइट. सो हमेशा क्या होता है कि, और हमेशा सही होगा वो भी ज़रूरी नहीं. सो ऑब्जर्वेशन कई लोग ऐसे कर लेते हैं कि
दूध में चाय डालने से कई बार वो मिल्क एक तरीके से फट भी जाता है, कई बार पुराना हो जाए तो। और उसकी जैसे आयुर्वेद में तासीर कहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि आप जो भी चीज़ खाते हैं पीते हैं, दूध हो या दही हो, तो आयुर्वेद में दही को बहुत अच्छा बोला गया, दही लो, इसकी दही लो, उसकी दही लो, लेकिन दूध मत लो, या दूध Yeah. कम लो, या दूध लेना है तो केवल देसी गाय का दूध लो, बाकी दूसरे किसी का दूध मत लो। सो जब हम साइंटिफिकली इन चीज़ों को देखते हैं, सो अगर आप अंदर जाके देखोगे तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं। मॉलिक्यूलर लेवल पर एक, जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर लेवल पर बिस्लेरी का पानी हो या दूसरा कोई पानी हो, कोई डिफरेंस नहीं, पानी पानी है। एक आरओ का पानी दूसरे आरओ का पानी एक बराबर। वैसे ही आपके केस में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो सब्जी वाले के आलू सही है और दूसरे वाले के आलू सही नहीं है। सेम वे में हम जब दूध को देखते हैं, एक पर्टिकुलर गाय का दूध दूसरे गाय का, दूसरे भैंस के दूध में बहुत सिमिलर है, बस उसमें किसी में कुछ फैट ज़्यादा है, किसी में फैट कम है, प्रोटीन ज़्यादा है, प्रोटीन कम है, बट इंग्रेडिएंट सेम है। राइट। सो ये वो बात हो जाती है कि ये वाली चाय अच्छी नहीं है, उस कंपनी की चाय अच्छी है, उस कंपनी की अच्छी है, तो वो एक ऑब्जर्वेशनल है, वो एक अजम्पशन है, वो कोई प्रूफ नहीं है कि दूध ही खराब है। या अब दूध में देर आर क्वेश्चंस ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी। यस, लैक्टोज इंटॉलरेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो कई लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते दूध को, तो ऑब्वियसली जो चीज़ आपको नहीं डाइजेस्ट होती वो मत लो। चाहे वो दूध है, चाहे वो पीनट्स है, चाहे वो अंडा है, चाहे वो कोई और खाना है, जिस चीज़ से आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कि ये मेरे लिए नहीं है, वो आपको नहीं लेनी चाहिए। पर जो आप जेनेटिकली बार बार पीते आए हो, सालों से पीते आए हो, एंजॉय करते आए हो, जो न्यूट्रिशनली अच्छा है, यस। राइट, वो किसी एक के कहने पे नहीं बंद कर देना, कोई लॉजिक नहीं। राइट। तो सो दूध यू, इज गुड। या यू सेड प्रोटीन, एंड प्रोटीन का भी बहुत बड़ा मिथ है कि हमें ज़्यादा प्रोटीन पाउडर्स लेने से किडनी फेलियर हो जाता है, एंड हमें प्रोटीन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, एंड इफ़ वी आर टेकिंग प्रोटीन तो हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना है सो दैट वो फ्लश आउट भी हो जाए। एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, प्रोटीन लेने से कभी भी किडनी डैमेज नहीं होता, ठीक है। जैसे दौड़ने से आपकी हड्डी नहीं टूटेगी, लेकिन हड्डी टूटी है तब नहीं दौड़ना है, राइट। ठीक है। जब हड्डी टूटी है तब नहीं दौड़ना है, लेकिन दौड़ने से हड्डी नहीं टूटेगी। वैसे ही किडनी खराब है तब आप किडनी पे लोड नहीं डालें तो बहुत एक्सेस प्रोटीन नहीं लेते, लेकिन प्रोटीन लेने से किडनी नहीं टूटेगी, नहीं खराब होगी। ओके, सो ये बेसिक कोरिलेशन है कि किडनी के लिए या शरीर के लिए आपको एक बेसिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन आपको लेना चाहिए, मिनिमम 0.8 ग्राम आपको लेना चाहिए। अब बहुत एक्टिव हैं, एथलेटिक हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, ग्रोथ फेज में हैं, प्रेग्नेंट है, तब आपको 1.6 से 2 ग्राम पर केजी तक भी आपको लेना पड़ सकता है प्रोटीन। अगर उस समय आप प्रोटीन नहीं ले रहे तो आपकी बॉडी डेफिशिएंसी में जाएगी। प्रोटीन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से आपकी बॉडीज में लिटरली हम अपने ऑर्गन्स, अपनी दूसरी मांसपेशीज को यूज करके वो चीज़ सप्लाई करते हैं जहां नीड है। अगर एक मदर प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन नहीं लेती है तो मदर के हाथ पैर पतले होने लग जाएंगे, उस मसल्स को तोड़ तोड़ के अमाइनो एसिड यूज होंगे बच्चे को बनाने के लिए। सो आप नहीं लोगे तो बॉडी तो यूज करेगी, पर आपको चाहिए। बाल नहीं आएंगे, राइट। बाल जाने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज बाल भी प्रोटीन से बनते हैं। तो आपकी बॉडी एक्सेसरी चीजें नहीं बनाएगी, बाल नहीं बनाएगी, नेल्स नहीं बनाएगी, स्किन खराब होगी अगर अंदर कमी है तो अंदर आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन देना होगा। जब घर में खाने को नहीं है तो बाहर की बिल्डिंग कैसी दिख रही है वो क्या लेना देना, तो घर में खाना चाहिए। सो बेसिक प्रोटीन की नीड किसी भी बीमारी में पूरी होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी बीमारी, कितनी एंड स्टेज ऑफ लिवर डिजीज भी हो, तब भी 0.6 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना जरूरी है, एंड कोई भी बीमारी हो। And this, I've seen in your video only, you have said that muscle is very important for longevity. How you will describe that? कि अगर हमें ज़्यादा टाइम तक जीना है तो उसके लिए हमें मसल मास ज़्यादा होना चाहिए, और उसके लिए हमें प्रोटीन इनटेक लेना चाहिए ज़्यादा, या हाउ यू विल डिस्क्राइब इट फॉर एवरीवन? बहुत इजी है। आप ये बताओ, जैसे एक कार है,
एक कार की राइट। लाइफ डिपेंड करती है कि उसकी इंजन की हेल्थ कैसी है, उसके अंदर पेट्रोल कितना है। वैसे एक इंसान है, हाउ वुड अ पर्सन डाई, इमेजिन दैट, कैसे मर सकता है अगर उसको कोई बीमारी हो जाए और राइट। उसका कोई ऑर्गन काम करना बंद हो जाए या ऑर्गन डैमेज हो। चाहे आप हार्ट ले लो, क्या है हार्ट? एक मांसपेशी है। लिवर है, किस चीज से बना है? मसल से, मसल फैट से। से बना है। यस। आपकी स्किन किससे बना है? मसल से बना है। हेयर किससे बना है? आपका प्रोटीन से प्रोटीन बना है। से बना है। प्रोटीन से बना है, मसल कह रहा, प्रोटीन से बना। हर चीज शरीर में बनती प्रोटीन से है। सो अगर आपका शरीर कभी जिंदगी में बीमार होगा, कैंसर होगा, कोई कार्डियक हार्ट अटैक होगा, तो उस मसल को एक ट्रॉमा होगा, उस बॉडी के एक पार्ट को, ऑर्गन को इंजरी होगी। वो इंजरी झेल पाएगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा उसके अंदर उस टिश्यू कितना हैवी है, कितना अच्छा टिश्यू है। राइट? अगर कोई तगड़ा इंसान है तो उसको एक्सीडेंट भी होता है, उसे कुछ पता नहीं चलता, उसको चोट ज़्यादा नहीं लगती, उसको आके डंडे भी लग जाते हैं, वो कुछ नहीं होता उसको। पर कोई बहुत ही ज़्यादा बेचारा हार्डली। पतला सुकड़ा है तो उसको थोड़ा सा धक्का लग जाता है, वो दूर जाके गिरता है। राइट। सेम वे अगर किसी का हार्ट ऑलरेडी बहुत पतला है, उस पर अटैक होता है तो वो हार्ट फट भी जाता है। और किसी का हार्ट तगड़ा है, थोड़ा अच्छा हेल्दी है, तो वो अटैक भी झेल लेता है। तो वो तगड़ा का क्या मतलब है? तगड़े का मतलब ही है कि वही उसके हाथ में कितनी ताकत, उसके हाथ में, हार्ट में मसल कितनी है। राइट? किसी की मसल उतनी होनी चाहिए कि वो एक नॉर्मल रेंज में बेटर लेवल पे हो, राइट। तभी हर चीज की एक नॉर्मल रेंज है। राइट? किसी के बाइसेप्स बड़े होने चाहिए, पर इतने भी नहीं बड़े होने चाहिए कि हाथ मुंह पे नहीं आ रहा, कि खाना नहीं खा पा रहे, खाना इतने नहीं। मोटे हो गए। वैसे ही हार्ट का है, हार्ट की मसल की एक थिकनेस होनी चाहिए, वो उतनी होनी चाहिए, इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि अंदर की जगह ही कम हो जाए। राइट। 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 ठीक है? कमरा बनाते हैं, दीवारें मोटी होनी चाहिए, इतनी भी मोटी नहीं होनी चाहिए कि बैठने की जगह ना हो। बैठ। तो हर चीज के डेप्थ में जाके सोचा जा सकता है, तो हर चीज में लॉजिक है। तो राइट। आपको ये देखना होगा कि आप अपने शरीर को वो हेल्दी लेवल के मिडल में रख रहे हो, पासिंग मार्क्स पे हो, या हायर लेवल पे हो। आपके ऑर्गन्स, आपका हार्ट, आपके बाल, आपके पैर, आपकी मसल्स, उस सारी चीजें एक हेल्थ स्पेक्ट्रम पर है। उस स्पेक्ट्रम में आप पास हो रहे हो, पासिंग मार्क्स में हो, या आप हायर लेवल पे चल रहे हो, वही आपकी एक्चुअली डिसाइड करेगा कि आप बड़ी बड़ी बीमारियों को झेल पाओगे कि नहीं। सर, ऐसी एक बड़ी बीमारी है फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर, जो नवजोत सिंह सिद्धू जी ने बोला कि मेरी वाइफ का तो फोर्थ स्टेज कैंसर, हमने अ, हल्दी में कितना पैसा लगता है, नीम के पत्तों में कितना पैसा लगता है, एंड वी ऑल नो बैक एंड पे उन्होंने कीमो एंड ये सब लिया है, बट एवरीबडी परसीव्ड कि उन्होंने तो सिर्फ यही हल्दी एंड इन्हीं से ही ठीक किया है। सो एंड इफ समबडी इज थिंक कि हमने सर्जरी करा ली, उसके बाद कीमो नहीं कराते हैं और यही सब लेते हैं, तो हाउ, व्हाट विल बी देयर एंड रिजल्ट? ये ऐसे पूछने वाली बात हो गई कि अगर कोई इंसान इंडिया में अपनी गाड़ी लेके निकलता है और उसके सामने एक जंगल है और वहाँ अब वो फंस गया है। ठीक है? अब कोई कह रहा है कि मैं तो इधर से गया, इधर से गया और तो मेरे को रास्ता मिल गया, कोई कह रहा है मैं उधर से गया, मेरे को रास्ता मिल गया, और आप बैठे हो कि भाई मैं कहाँ जाऊँ। राइट। राइट? सो हर इंसान के लिए एक सेम रास्ता नहीं होता है। राइट। हर इंसान के लिए, क्योंकि वो कहाँ है, उसके पास कितना शरीर में उसके कितनी ताकत है, उसकी जीवन कितना किस लेवल पर है। अब कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक एज के बाद हमारे शरीर में बन सकती है। अगर आप 70-80 साल के उम्र के किसी भी इंसान के अंदर देखोगे तो उसके अंदर हार्ट में ब्लॉकेजेस निकलेंगी, राइट। सभी में निकलेंगी। कुछ होंगे, कुछ परसेंटेज जिनके नहीं होंगी, जेनेटिकली ब्लेस्ड जिसको हम कहते हैं, पर ज्यादातर लोगों के हार्ट में ब्लॉकेजेस होंगी। कितनी सारी ऑर्गन्स आधे अधूरे, कहीं कहीं डैमेज होगी। इतने 70-80 साल की डैमेज, इंजरीज उन्होंने झेली। राइट। सो कई चीज़ों में हमारे बॉडी के ऑर्गन्स काम करने बंद कर देते हैं एक उम्र के बाद। वैसे ही हमारी बॉडी में सिस्टम है कि वो किसी भी ऑर्गन का जो कैंसरस डेवलपमेंट है, म्यूटेशन है, कि एक के बाद एक सेल ग्रोथ है, अनलिमिटेड सेल ग्रोथ को रोके। राइट। ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स, या जो कह लीजिए ट्यूमर सप्रेशन जो है, वो कुछ उम्र के बाद कई लोगों में खराब हो जाता है। कई लोग जल्दी खराब कर देते हैं उसको, दारू पी के, स्मोकिंग करके, धूप में, बहुत ज़्यादा गलत लाइफस्टाइल से। तो ये एक
पॉइंट इज 80-90 साल के इंसान में अगर आप घुस घुस के देखोगे तो छोटे मोटे ट्यूमर कैंसर आपको मिलेंगे, बट सवाल ये है क्या वो इंसान उस कैंसर से ही मरने वाला है, ये नहीं बोला जा सकता। सो इसीलिए कैंसर इज समथिंग जो आपका अनरेगुलेटेड कह लीजिए, अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाएगी वो सेल की, जो भी सेल है। अगर वो सेल आपके हाथ में ग्रो करने लग गया तो आप उस हाथ से काम नहीं कर पाओगे। आपने अगर उस हाथ से काम नहीं कर, कोई बात नहीं मैं इस हाथ से नहीं करूंगा, मैं दूसरे से कर लूंगा, आपका काम चलो आप एडजस्ट कर लिए। अब वो फैल गया, आपके हार्ट में चला गया, अब हार्ट में चला गया, हार्ट को काम करना बंद कर देगा तो जान चली जाएगी। सो कैंसर कहाँ रूट लेगा, कहाँ फैलेगा, किधर जाएगा, कितनी जल्दी जाएगा और किस में कहाँ जाएगा, ये नहीं बोला जा सकता। इसीलिए एक सुपर स्पेशलिटी है कि कैंसर के डॉक्टर्स जो हैं वो इसकी स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि अगर आपके शरीर में ऐसे कैंसरस सेल्स आते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है, राइट, और आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये एज पे डिपेंड करेगा, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि क्या कोई बड़ा ऑपरेशन कैंसर को काट के निकाल देना वो उसकी बॉडी झेल भी सकती है कि नहीं। उनकी हार्ट की बीमारी तो नहीं है, उनको लिवर की बीमारी तो नहीं है, उनके लिए इस वक्त क्या बेस्ट स्टेप है। सो प्रॉब्लम इन इंडिया और प्रॉब्लम एनीवेयर इज दिस क्लियरिटी जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कम होती है, जो कई बार आप एक एजुकेटेड सोसाइटी के एक वेल नोन पर्सन के साथ तो डॉक्टर बैठ के घंटों समझा देगा, पर एक जनरल पेशेंट को 5 मिनट में बस ये दवा लेनी है जॉब। अब नवजोत सिंह जी के उनके कैंसर पेशेंट कभी भी कैंसर की वजह से नहीं मरता है, कैंसर के कॉम्प्लिकेशन की वजह से मरता है। कैंसर के वजह से सेकेंडरी टर्शरी ऑर्गन्स के फेल होने की वजह से मरता है, और नंबर 1 रीजन उसमें है मसल लॉस, ऑर्गन का टिश्यू लॉस जो बनता है प्रोटीन से, जो बनते हैं, हर ऑर्गन बनता है प्रोटीन से, हर मसल बनती है प्रोटीन से। सो ऑर्गन लॉस, टिश्यू लॉस, इसीलिए अच्छी लाइफस्टाइल जीना, अच्छी डाइट लेना, और ऑब्वियसली ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि भैया आपको बाहर का नहीं खाना है, आपको कुरकुरे नहीं खाने हैं, ये तो कोई बात, ये तो फिर बेसिक नॉलेज हो गई। बात उसके ऊपर की है, बात उसके इतने डेप्थ की है कि आपकी बॉडी इस समय कहाँ खड़ी है और आगे क्या फेस करना है, आपके लिए लड़ाई है आगे चल के, वो लड़ने के लिए आप शरीर को तैयार करोगे या बैठ के आइसक्रीम खाओगे। सो कैंसर का इलाज इस चीज पे डिपेंड करता है कि अगेन आप उस स्पेक्ट्रम पे कहाँ हो, अगेन आपकी बॉडी में किस प्रकार का कैंसर है, कहाँ कहाँ फैला है, या उसके आज से पहले जब ये कैंसर दूसरे लोगों में पाया गया कितनी जल्दी फैला, इस टाइप का कैंसर कितना एग्रेसिव कैंसर है, आपके अगले 1 साल में फैल जाने के कितने चांस हैं। आपका अगर फैल गया है तो आज आपके पास क्या है, तो इतने सारे रास्ते हैं कि ये बोलना कि आप उस समय से क्या रास्ता लें आज सारी दुनिया, ये गलत है। तो ये चीज आपको बैठ के अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी है, 1 नहीं 2 से करो, 2 नहीं 3 से करो। इंडिया है, आप लकी हो, डॉक्टरों की कमी नहीं है, और अगर कोई डॉक्टर आपको नहीं समझा रहा, टाइम नहीं दे रहा, चेंज दैट डॉक्टर। यही एडवांटेज है, बाहर किसी के पास ऑप्शन भी नहीं होता है ये, उनको तो 6-6 महीने डॉक्टरों की शक्ल नहीं देखने को मिलती है, राइट। एक जमाना था जब लोग सोचते थे कि बाहर ट्रीटमेंट अच्छा होता होगा, यूएस में चले जाएंगे, कनाडा में चले जाएंगे, पर आज के डेट में एवरी सिंगल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल इन इंडिया। बस डॉक्टर समझा दे, बस डॉक्टर आपको अपना समझ के अपने फैमिली मेंबर जैसा समझा दे, ये डॉक्टर ढूंढना है आपको। क्योंकि आप ये मान के चलो, उनके लिए, सिद्धू जी की वाइफ के लिए, उनके घाव का ट्रीटमेंट रोज आके सर्जन घर पे ड्रेसिंग कर रहा था, रोज ड्रेसिंग कर रहा है, रोज ड्रेसिंग करना है, एक घाव में इन्फेक्शन हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है। सो कॉम्प्लिकेशन वहां नहीं हुए, बट कॉम्प्लिकेशन मैनेज किए गए, राइट। वो हल्दी से नहीं मैनेज हुआ, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट से मैनेज हुआ। सो वो ये बात करना कि वहां पर ये नहीं किया होता तो नहीं ठीक होता, ये गलत है। सो यहाँ पे बात है कि एक बड़ी लड़ाई है, आप कैसे जीत सकते हो। जितने भी आपको हाथ मिलते हैं उसमें से कौन सी बात सही है, आपके ऊपर लागू होती है, समझ के आप करो।
या एब्सोल्युटली आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ हम लोगों को समझना चाहिए जो भी हम देख रहे हैं और जो बोल रहे हैं हमें उनको ऊपर नहीं एग्री कर जाना चाहिए, अपना भी दिमाग लगाएं, डॉक्टर से पूछें। एंड नेक्स्ट सर 15 to 20% इंक्रीज इन यंग इंडिविजुअल्स को हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? इज़ द ओनली लाइफस्टाइल रीज़न? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ये केसेस भी देखे हैं कि बहुत ही एथलीट लड़का है एंड जिमिंग कर रहा है, डेथ हो गई ऑन स्पॉट। अभी मैंने कल ही देखी थी एक वीडियो कि वो कंपेयरिंग कर रहा था एक इवेंट में एंड ऑल ऑफ द सडन वो गिर गया और डेथ हो गई, यंग इंडिविजुअल। So what can be reason? And a lot of people are saying it's because of COVID vaccine के इतने ज़्यादा deaths हो रहे हैं young individual के. What can be the reason? See, let's again understand. ये एक फैक्टर नहीं है। पहली बात, किसी भी इंसान को अगर हार्ट अटैक आएगा तो हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस होने चाहिए या वहाँ की खून की नस में क्लॉट्स आने चाहिए और वो मसल डैमेज होनी चाहिए, तभी हार्ट अटैक आएगा। सो ये आने के लिए उसके बचपन से लेके आज तक उसके शरीर पे क्या क्या गुजरा है, कितने गलत तरीके के चीज़ें हमने खाई हैं, क्या पहले नहीं थी, पहले भी थी, Yeah. कितनी पोल्यूशन हमने अपने अंदर लिया है, क्या पहले नहीं था, कम था, बहुत है, ठीक है, कितनी डेंजरस बीमारियां हमारे ऊपर होके गुजरी हैं। कोरोना जैसी बीमारियां पहले भी थी लेकिन इतनी खतरनाक रूप में नहीं थी। तो कोविड वायरस, कोविड वैक्सीन, आप एक पर्टिकुलर चीज को कंट्रीब्यूटिंग नहीं बोल सकते। हाई स्ट्रेस लाइफ, पीपल आर नॉट स्लीपिंग, सारी रात बैठ के लोग देख रहे हैं। देयर वाज अ टाइम जब नाइट लाइफ नाम की चीज नहीं थी। आज नाइट लाइफ है, नाइट ड्यूटीज हैं, नो स्लीप, नो स्ट्रेस। और जहां हम मिलावट की बात करते हैं वहां मिलावट खाने पीने से लेके दारू, सिगरेट्स, हर चीज मिलावटी है। हर चीज में इतनी ज्यादा मिलावट है कि व्हाट विल गो इनसाइड यू एंड डैमेज योर ब्लड वेसल्स कहाँ कहाँ। और एक 30 साल के इंसान ने पिछले 5 साल में कितना डैमेज कर लिया सिर्फ वो जानता है, सिर्फ वो जानता है या उसके कोई दोस्त जानते हैं। अगर आपने गाड़ी ली है और आपकी गाड़ी रोड पे खड़ी हो गई है तो आपको पता है कि आपकी गाड़ी में क्या पॉसिबिलिटी होगी खराब हुई है, राइट? या तो उसमें वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था गाड़ी में, यानी आपके अंदर कोई कंजेनाइटल हार्ट में डिफेक्ट था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था जिसके बारे में आपको पता ही नहीं, या फिर आपने उसका ख्याल नहीं रखा, या कोई ऐसी डैमेज हुई है जो गाड़ी पड़ी पड़ी बाहर से हो रही है, आपको पता भी नहीं। सेम चीज यहां है। तो यहां एक चीज को दोष देख के आपका रिस्क नहीं कम हो जाएगा। सवाल ये है ही नहीं कि वो कोरोना की वैक्सीन की वजह से हुआ। ये पॉइंट है कि कौन सी ऐसी करेक्टेबल चीज है जो आप कर सकते हो। क्या आप पीछे जाके सोच सकते हो कि मैं वैक्सीन नहीं लेता, कोरोना का रिस्क लेता? नहीं। क्या आप आज देख सकते हो कि आज आपके घर में, आपके एरिया में पोल्यूशन है कितना? देख सकते हो। आज देख सकते हो आपका हार्ट हेल्दी कितना है, देख सकते हो। आज आप कितने फिट हो, देख सकते हो। तो जो आपके हाथ में है आप उसको ठीक करो। ये सोचना कि बिकॉज किसी ने कुछ किया है पहले जमाने में इसीलिए आज ये हो रहा है, इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला। सर अर्ली सिम्टम्स क्या होंगे हार्ट अटैक के, अगर सर किसी को समझना हो कि मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है या फिर कुछ भी? अर्ली सिम्टम्स बहुत सिंपल है। अगर किसी को एक्सरसाइज करते वक्त, बहुत सिंपल है, अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो आपकी हार्ट पे लोड पड़ रहा है, हार्ट तेज दौड़ रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रही है। अगर एक्सरसाइज करते समय किसी को चेस्ट में दबाव हो रहा है, दिक्कत हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है और वो चीज एक्सरसाइज करने के बाद ठीक हो जा रही है, रुकने पे ठीक है, एक्सरसाइज पर है, तो ये एक लक्षण है जिसपे आपको हार्ट के टेस्ट करने चाहिए। तो ये अर्ली सिम्टम है, क्योंकि हार्ट अटैक जब होगा तब तो लगातार दर्द होगा, राइट। तब तो हार्ट की ब्लॉकेज हो गई है, नस ब्लॉक हो गई है, तो वो ब्लॉक होने के बाद आगे खून नहीं जा रहा, तो वो दर्द लगातार होगा जब तक वो ब्लॉकेज खुलेगा नहीं, राइट? लेकिन उससे पहले जब 50, 60, 70, 80% ब्लॉकेज हो रहा है, तब आप जब दौड़ोगे, धीरे धीरे तेज दौड़ोगे, तब आपको फील होगा कि थक रहा हूं मैं, ज्यादा थक रहा हूं मैं, सांस फूल रहा है मेरा। तब आपको यही दौड़ना एक हार्ट के मशीन पे, ट्रेडमिल टेस्ट पे ईसीजी लगा के करना है। तो ईसीजी में चेंजेस आएंगे
कि हार्ट की कौन सी मांसपेशी किस हिस्से में प्रॉपर खून नहीं जा रहा, वो ईसीजी में चेंजेस में पता चल जाता है। तो ईसीजी ड्यूरिंग रनिंग टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट कैन डायग्नोस अ ब्लॉकेज मोर देन 70%। तो कोई भी ब्लॉकेज आपका 70% से ऊपर है वो टीएमटी में पकड़ा जाएगा। 10-20% ब्लॉकेज नहीं पता चलता, 30% है, 80% 60% है, 50% है, उसमें आपको कोई लक्षण नहीं आएगा। 70 के ऊपर है तो टीएमटी में आएगा। तो टीएमटी इज अ वेरी गुड टेस्ट, ईसीजी, इको एंड टीएमटी। ओके, ये 3 टेस्ट हमें कराने चाहिए। और सर किसी को हार्ट अटैक आ गया है तो उनके साथ वाले कैसे हेल्प कर सकते हैं? हॉस्पिटल ले जाके तुरंत। इमीडिएटली अगर सीपीआर उनको देना आता है तो? सीपीआर इज अ डिफरेंट थिंग। हार्ट अटैक हो जाना हार्ट रुक जाने के बराबर नहीं है। हार्ट अटैक इज डिफरेंट, हार्ट रुक जा, कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट, यस। सीपीआर इज ओनली डन जब हार्ट रुक जाए। हार्ट अगर आपका रुक जाएगा तो जो पर्सन है वो बेहोश हो जाएगा, क्योंकि हार्ट एक पंप है जो लगातार ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, और आपको जगा के रखने वाला, होश में रखने वाला आपका ब्रेन है, जो 30 सेकंड के लिए भी अगर वहां ब्लड नहीं गया वो आप सीधा बेहोश हो जाओगे। राइट। तो अगर हार्ट रुका विद इन 30 सेकेंड्स आप बेहोश हो जाओगे, और उसके 30 सेकेंड 1 मिनट के अंदर अगर आपको सीपीआर नहीं दिया गया तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा। तो ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाएगा, ब्रेन के न्यूरॉन्स डैमेज होंगे, तो लाखों करोड़ों में से कुछ कुछ डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। और जितने देर आप हॉस्पिटल लेके जाओगे, अगर उस दौरान पेशेंट का हार्ट बीट नहीं चल रही है, पेशेंट का पल्स नहीं चल रहा है, आपको सीपीआर करते रहना है। सबको सीपीआर आना चाहिए, कुछ नहीं करना है, बस चेस्ट पे दबाते रहना है। 1-1.5 इंच उसका अंदर जाना चाहिए, 1 मिनट में 100 या 120 बार दबाते जाइए और हॉस्पिटल ले जाइए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर हॉस्पिटल कॉल करके तुरंत लेके जाइए। जितना आप टेंशन लोगे, पैनिक करोगे, पानी पिलाओगे बेहोश इंसान को, उतना दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि जो हो गया उसको ठीक करना जरूरी है, पैनिक करने से कुछ नहीं होने वाला। हार्ट अटैक विल ऑलवेज लीड टू कार्डियक अरेस्ट ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक हो जाने के बाद समय मिलता है, कई लोग अस्पताल में आते हैं, उनको अटैक चल रहा होता है, उनका ईसीजी, इको उसमें गड़बड़ हो रही होती है, मानने को तैयार नहीं होते कि नहीं मुझे अटैक नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हम उनको सीधा दिखा देते हैं, ये देखो आपका हार्ट का इको, जो हाथ है एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है, अभी इसको अगर खून का सप्लाई वापस नहीं शुरू हुआ तो ये मर जाएगा हिस्सा। आपकी मर्जी कराना, क्योंकि बिना आपके परमिशन के हम नहीं कर सकते। बिना आपके परमिशन के ना हम ऑपरेशन कर सकते हैं, ना आपको दवा दे सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो आपको परमिशन देनी होगी कि हाँ आपको हार्ट अटैक है, आप इस अटैक को ठीक करो। उसके दवा का ऑप्शन है, उसमें स्टंट का ऑप्शन है, उसमें ये सारे बाईपास का ऑप्शन है। आपको देखना होता है कि कौन सा चलेगा। बट अटैक है, एक हिस्से को खून नहीं जा रहा, अगर उसको कुछ नहीं किया, वो बड़ा हिस्सा है तो हार्ट रुक जाएगा, फिर सीपीआर करना पड़ेगा। अगर छोटा हिस्सा है, एक उंगली काम नहीं कर रही है तो भी हाथ काम करेगा, पर 5 उंगली नहीं करेगी तो हार्ट गया। सो हार्ट अटैक कैन बी वेरी डेंजरस, बट हर एक अटैक कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा जरूरी नहीं है। So, मेरे फादर इन लॉ को कार्डियक अरेस्ट हुआ था रात को 12 बजे, एंड वो वापस आ रहे थे एक पार्टी से, एंड सीढ़ियाँ चढ़े और चढ़ते ही गिर गए, ठीक है, एंड ही यूरिनेटेड, उनके मुंह से भी झाग आ गई, एंड इमीडिएटली आई स्टार्टेड सीपीआर, एंड मैंने अपनी सासू माँ को बोला कि मुंह में उनके हवा भरो, एज एंड व्हेन आई विल से। सो ही रिकवर्ड, ठीक है, एंड ही रिकवर्ड विद इन 15 मिनट्स, ठीक है, एंड उसके बाद ही वॉज नॉट रेडी टू गो टू डॉक्टर। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मैंने कहा अरे इतना बड़ा, मतलब यू जस्ट यूरिनेटेड, आपके मुंह से झाग आ गई थी, एंड हमने इतनी देर तक आपको सीपीआर दिया एंड यू रिकवर्ड। अब आप भी तो डॉक्टर के पास, रात को इतनी 2 बज गए हैं, अब हम सुबह जाएंगे। ऐसे नो यू हैव टू गो। फिर इमीडिएटली हमने उनको डिस्प्रिन दी, 2 डिस्प्रिन घोल के मैंने उनको डिस्प्रिन पिलाई, एंड फिर वो नहीं मान रहे थे। मतलब मुझे अपनी लिटरली ननंद को फ़ोन करना पड़ा कि आप बोलो उनको अभी कार्डियक अरेस्ट आके हटाए, वो जा नहीं रहे हैं। तो फिर समहाउ ही एग्रीड, फिर मेरे हस्बैंड उनको लेकर गए, एंड 3 डेज़ के बाद उनका बाईपास हुआ था, एंड बट ही सर्वाइव्ड। सो देखो, दिस इज द प्रॉब्लम, लोगों को ट्रस्ट नहीं है। पीपल डोंट ट्रस्ट डॉक्टर्स, एंड दैट इज ट्रू। इट हैपन्स इन इंडिया, जो हो चुका है। देखो, अगर कोई इंसान
आपके घर में फ्रिज भी खराब होता है या एसी खराब होता है तो एसी वाले को बुलाने से हमें लगता है कि यार वो लूटेगा, वो बोलेगा कि ये खराब हो गया है, ठीक भी हो सकता है तो भी बोलेगा बदलना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ 10 रुपए का काम है वहाँ 3,000 रुपए ले लेगा। राइट। सो बिकॉज उसे अपनी कमाई करनी है तो हमें उस चीज की नॉलेज नहीं है, वो उसका अनड्यू एडवांटेज लेगा। ये हम क्या दुनिया का देखा है, हमने जानते ये वैसे ही हम डॉक्टरों सोच का लेते हैं। हम भी सोच लेते हैं और होता भी है राइट। और ये सच्चाई भी है। बट ऐसा ही डॉक्टरों का है। डॉक्टरों में कई बार होता था, पहले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा होता था कि नहीं भी अटैक है तो हार्ट अटैक बोल दिया, थोड़ा सा ईसीजी में चेंज है हार्ट अटैक बोल दिया, माइनर अटैक बोल दिया, एंजियोग्राफी कर दी, 50% ब्लॉकेज दिख रहा है उसको 70-80% ब्लॉकेज स्टंट डाल दिया। तो बिल्कुल होता था। बट आज पेशेंट को नॉलेज है, आप 2-10 सवाल पूछ सकते हो, 2 पेशेंटों डायरेक्ट उसी समय ईसीजी ई को उसको दूसरे डॉक्टर को भेज के सेकंड ओपिनियन ले सकते हो। राइट। बट आप अगर जाओगे ही नहीं तो आपका फ्रिज तो खराब ही है, तो अगर आप ठीक नहीं कराओगे तो आपका तो सब्जियां खराब हो जाएगी। तो सेम वे आपका अगर चीज खराब है, आप जाओ 2-10-50 सवाल पूछो, देखने का बोलो, आपको नहीं भरोसा है डॉक्टर चेंज करो, बट नहीं जाना गलत है। सो वो गलत है कि नहीं जाना, नहीं मानना, आंख बंद कर लेना, वो गलत है। आप जाओ, बातें करो, पूछो, आपको डॉक्टर पे भरोसा नहीं है डॉक्टर चेंज करो, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो ये सबसे बड़ा इशू है कि ट्रस्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, और उसका एक बड़ा कारण है ये जो आयुर्वेद से या कह लो कि लोग जिस तरह से पॉइंट आउट करते हैं कि ये एलोपैथ में खराब है। मैं खुद एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ, मेडिकल माफिया के खिलाफ कितने वीडियो बना चुका हूं, और मैं खुलेआम बोलता हूं कि ऐसा होता है और गलत है, कई डॉक्टर गलत हैं। बट डॉक्टर गलत होने का मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट गलत है। राइट। डॉक्टर गलत होने का मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट गलत है। उसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान बच सकता है वो ना बचे, जो इंसान ट्रीटमेंट ले सकता है वो ना करे। अब खुदा ना खास्ता आपके फादर इन लॉ नहीं गए होते, बाईपास सर्जरी उसी की होती है जिसके मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं। यस यस। तो अगर उनके बाईपास की जरूरत पड़ी है तो मतलब उनके हार्ट में मल्टीपल ब्लॉकेजेस होंगे, और एक अरेस्ट पे आप उस समय थे। यस, दैट्स व्हाट। और मुझे नॉलेज थी, मुझे सीपीआर आता था, एंड हम लोग कर पाए, एंड वो सेव भी हो गए। बट उसके बावजूद भी उनको ये मतलब उनको बोलना कि 2 बजे भी है कोई बात नहीं, तब भी डॉक्टर के पास जाओ। हम लोग उनको फोर्टिस लेकर गए फिर इमीडिएटली। सवाल ये है कि हम और पेशेंट्स को ना ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर किसी के हार्ट में, उनकी क्या एज थी? सर उनकी होगी 70s होंगे, एंड 70। हाई शुगर रहता है उनको, डायबिटीज है तो बहुत ज़्यादा। शुगर, जैसा आई सेड, शुगर एक Yes. बड़ा कारण है। शुगर जिस भी पेशेंट को है, और अगर 10-15 साल से ऊपर हो गए तो हार्ट में ब्लॉकेज तो होंगी ही, ये पक्का है, चाहे वो कंट्रोल्ड है। तो इसलिए शुगर को रिवर्स करना और ज्यादा जरूरी है। प्लस बाईपास कर लेना या स्टंट डाल देना या दवा से इलाज कर देना एंड नहीं है उस चीज का, वो बीमारी का एंड नहीं है, ठीक है। आपने पंचर लगा लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि पंचर फिर से नहीं होगा। आपके खून की नसों की जो भी कंडीशन है, आज तक गुजरा क्या है उसके ऊपर से, उस पर है। एक जगह पे अगर ब्लॉकेज बढ़ गया, वहां पे क्लॉट हटा दिया, वहां ब्लॉकेज को स्टंट डाल दिया, तो 10 और जगहें हैं जहां ब्लॉकेज हो सकता है, वापस वहां पे क्लॉट आ सकता है। बाईपास हो जाने के बाद फिर से अटैक हो सकता है। सो उसके कॉजेटिव फैक्टर्स पे काम करना जरूरी है। अगेन उसी स्पेक्ट्रम पे आना जरूरी है कि हम उस स्पेक्ट्रम पे लो पे हैं, मिडिल पे हैं, हाई पे हैं, हमारे हेल्थ क्राइटेरियाज, हमारी हेल्थ लिटरेसी कैसी है, मेरी आदतें कैसी हैं, मैंने पिछले 50 साल, 10 साल, 20 साल किस तरीके से अपने शरीर पे गुजारे हैं, तो अब मुझे आगे के 5 साल, 10 साल क्या करना होगा ताकि मैं बैलेंस करूं। वो डिटॉक्स है, एक ड्रिंक डिटॉक्स नहीं होती है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यस। अदरक खाने से सर बोलते हैं कि हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, देखो या अब एक और भी है, मॉर्निंग में अदरक, लहसुन, कड़ी पत्ता और हल्दी खाएं तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी, और जो है वो रिवर्स हो जाएंगी। देखो, पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, आप
हर इंसान आज से पूरी दुनिया के यही सब खाना शुरू कर दे और आज के बाद सारे अस्पताल बंद हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रोज सारी दुनिया एक अदरक एक कड़ी पत्ता ये खाने लग जाओ और दुनिया की कोई बीमारी किसी का ना हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारी भी कोई सारी दुकानें बंद हो जाएगी, एलोपैथ की भी आयुर्वेद की भी सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे। बट क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। पॉइंट इज कि लेट्स अंडरस्टैंड ये आया कहाँ से, ये सोच आई कहाँ से है, राइट? हम अगर देखें कि किस खाने में किस कुछ कुछ तरीके की प्रॉपर्टी, ओके, राइट। अब अगर खाने के अंदर कुछ खानों में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, हल्दी हो गया और ओमेगा 3 हो गया, कुछ खाने में प्रो इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे ओमेगा 6 हो गया, और आपके अदरक हो गया, अदरक या दूसरी जो एक्चुअल दवा है जैसे अर्जुन की छाल है, हाँ। उसमें एंटी प्लेटलेट जैसी थोड़ी सी खून क्लॉट्स को खून पतला करने की दवा जो हम देते हैं, डिस्प्रिन जो आपने दी, यस। उसके जैसी थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो अगर आप एक डिस्प्रिन लेते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आप चीनी चाय में चीनी की जगह कोई पत्तियां डाल दें जिनमें थोड़ा मिठास है, तो आप कहे कि पत्तियां ही सारी दुनिया डाले, चाय ना डाले, जो शुगर ना डाले, चीनी ना डाले, गुड़ ना डाले, तो उस पत्तियों में है मिठास, कोई मना नहीं कर रहा। वैसे ही उस अदरक के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने की प्रॉपर्टी है, जो लहसुन के अंदर लहसुन के अंदर है, गार्लिक। आपके अदरक अर्जुन की छाल के अंदर खून पतला करने की प्रॉपर्टी है, बट उस दवा से काफी कम है। चीनी से तो कम ही मीठी करेगी ना पत्तियां आपकी चाय। मगर ये बोल देना कि भैया आपको ये खाने से कभी अटैक नहीं आएगा, अरे हमारी हैवी वाली दवाइयां लेते हुए भी अटैक आते हैं, तो सिर्फ वो थोड़ी सी प्रॉपर्टी वाली दवा लेने से कैसे नहीं आ सकता? आ सकता है। आपको बाकी चीजें भी तो ठीक करनी पड़ेगी, आपकी लाइफस्टाइल में आप कहाँ खड़े हो वो भी तो देखना पड़ेगा। ये बात हो गई कि भाई ये हमारा एक चीज है, आप अपनी गाड़ी पे लगाओ, आपकी गाड़ी को सर्विस की जरूरत नहीं, आपकी गाड़ी जिंदगी भर चलेगी। बट ऐसे क्लेम रियलिस्टिक नहीं है। पर ऐसे क्लेम्स में अगेन वही चीज है, किसी को कोई मनाही नहीं है अदरक लहसुन ये सब चीजें खाने में, बट ये सोच लेने में गलत है कि बस ये काफी है। ये सोच गलत है कि ये काफी है, और यही चीज फिर लोगों को लगती है भाई मैं 10 साल से मेहनत करके रोज सुबह ये सब खा रहा हूं, मेरे को रात को 2 बजे दर्द हुआ, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अटैक हो नहीं सकता है, क्योंकि फलाने ने कहा दिया अटैक होगा नहीं आपको। और क्या हुआ? हार्ट रुक गया। क्या हुआ? पता नहीं, डॉक्टर साहब आपने बचाया नहीं। अरे भैया तुम आ तो जाओ, राइट। फिर हॉस्पिटल में आके डॉक्टर साहब आपने नहीं बचाया, आपको नहीं आया, ये क्या हो गया? गलत बात है। हर जगह पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक्स होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। सवाल आप पूछो, जवाब हम देंगे, जो नहीं दे रहा मत जाओ उसके पास, ऑप्शन है ना आपके पास। 14 इयर्स पहले सर, आपकी इसी बात से मुझे एक इंसिडेंट याद आया। 14 इयर्स पहले मेरी मामी की डेथ हुई थी, एंड मेरी मामी को बहुत, उन्होंने 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया कि नहीं आपको बाईपास की रिक्वायरमेंट है, बट उन्होंने बाईपास नहीं कराया। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर ने बोला था कि मैं बिना बाईपास के भी सिर्फ मेडिसिन से इसको क्लियर आउट कर सकता हूँ। दैट वाज एन एलोपैथिक डॉक्टर, डॉक्टर करोली, जो एंड मतलब सब उनके पीछे पड़ रहे कि बाईपास करा लो, बट शी डिडंट एग्री फॉर दैट, कि नहीं, उन्होंने बोला है कि आप 2-3 महीने दो तो सही मुझे, 2-3 महीने दो तो सही। 2-3 महीने में रही ही नहीं वो। सो ये मुझे इतना तब से मतलब ऐसे लगता है कि वाई हम लोग कुछ कर नहीं पाए उनके लिए। अपने आप को कभी कभी ऐसा लगता है, मेरे मामा जी भी अपने आप को दोष देते हैं कि मैं तो ज़बरदस्ती उसको लेकर जाता। हम भी सोचते रहे कि डॉक्टर ने बोला है 2 महीने दो तो सही मुझे। अब देखो, एक ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर ऐसी कई और भी स्टोरीज हैं। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनको 10 साल पहले बाईपास के लिए बोला है, लेकिन अब 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, उनको कुछ नहीं हुआ। एग्री। वो खुश बढ़िया घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं। मतलब देखिए, ये एक फैक्टर नहीं है, राइट? ऐसे कई स्टोरीज हैं जहाँ पे लोगों को कैंसर डिटेक्ट होता है, कहते हैं कि आपके पास 2 साल 5 साल है, लेकिन वो 10 साल जी जाते हैं। 10 साल जी जा। सो क्योंकि वो एक फैक्टर नहीं है, वो रिस्क है। आपकी अगर गाड़ी में लाल बत्ती जल रही है इंजन वाली, तो गाड़ी वाला कहेगा ये कभी भी रुक सकती है, मगर वो रिस्क है, हो सकता है आपकी चलती जाए साल भर और। तो सेम इसमें है।
तो यहाँ पर क्या है कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस अगर हो जाती हैं तो आपके बॉडी में क्षमता है कि वो बाईपास कोलैटरल्स साइड की छोटी नसों को बड़ी करे। ये डिपेंड करेगा कि वो जो ब्लॉकेज डेवलप होते होते आप कितने एक्टिव थे, आपके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स थे या नहीं। या अगर आपका किसी का एक आंख डैमेज हो जाती है तो दूसरी आंख उसकी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, कॉम्पनसेट करती है। किसी का हाथ कमजोर हो जाता है, दूसरा हाथ से वो ज्यादा काम करने लगता है, कॉम्पनसेट करने लगता है। किसी की हार्ट के अंदर 3 नसों में एक ब्लॉक हो जाती है तो दूसरी 2 मोटी होने लगती हैं। बट उस मोटे होने के लिए उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, उसको प्रॉपर स्टिमुलस चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए प्रॉपर, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, डाइट सही चाहिए, न्यूट्रिएंट सही चाहिए, लाइफस्टाइल सही चाहिए, राइट। और विल पावर चाहिए कि अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं जीऊंगा तो मैं जीऊंगा, ठीक है, मगर वो चीज़ कि मैं रसगुल्ला भी खाऊंगा, मैं स्मोकिंग भी करूंगा, मैं एक्सरसाइज भी नहीं करूंगा और जो होगा देखा जाएगा, वो फिर एक रिस्क है। वो फिर कौन से डायरेक्शन में आपकी जीवन जाएगा वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। वो कोई किसी को अटैक हो जाएगा, किसी को नहीं होगा। 3 नसों में ब्लॉकेज अगर डेवलप हुआ है तो वो एक दिन में नहीं हुआ। बाईपास की बात हुई है तो वो 10 साल लग जाते हैं उसको। जिसको 10 साल में अब जाके कोई सिम्टम हुआ है उसके अगले साल भर में अटैक आने के चांसेस हाई है, पॉसिबिलिटी है, कंपलसरी नहीं है। वो किस्मत पे हो सकता है भगवान ने उसको चलाना है और चला लिया चला लिया चला लिया चला लिया, 10 साल और चल गए वो, ये भी होता है। बट क्या आप वो रिस्क लेना चाहते हो? राइट। क्या आप उसको रेगुलर मॉनिटर करना चाहते हो? क्या आप उसके मैनेज करने के टेक्निक्स समझना चाहते हो, या केवल अदरक लहसुन खा के अर्जुन की छाल पे किस्मत के ऊपर अपना जीवन पे अपने दाव खेलना चाहते हो? ये सवाल है। Yeah, right. Sir, and it's also saying कि coffee is very, it's not good for heart health and red wine is very good for heart health. Is it true? ना, कॉफी हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है, ये तो मैंने भी नहीं सुना। अच्छा। कॉफी इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर लिवर, For heart health also? हार्ट के लिए भी कॉफी हेल्दी है। Okay. कॉफी इज गुड फॉर हार्ट। Okay. देखो, कैफीन Caffeine, yes. कैफीन इज डिफरेंट, कॉफी इज डिफरेंट, चाय डिफरेंट। चाय और कॉफी के अंदर एक इंग्रेडिएंट है कैफीन। So let's take as caffeine is good for heart health. कैफीन कैन इंक्रीज योर हार्ट रेट। Okay. ओके, चाय, कॉफी, ग्रीन टी या किसी भी प्रकार के कुछ सोडा वाले जो ड्रिंक्स हैं, कोको कोला या रेड बुल, इनमें कैफीन होता है। कैफीन आपको जगाता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ाता है, आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को थोड़ा एक्टिवेट करता है। सो अगर कोई इंसान है जिसको हार्ट की रिदम प्रॉब्लम होती है या जिसको हार्ट के अंदर मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, सो टारगेट क्या है कि उसके हार्ट पे लोड ना आए। Right. तो टारगेट ये होता है कि हम उसकी हार्ट रेट को 80 से नीचे रखें। नॉर्मल आदमी की हार्ट रेट 60 to 100 रह सकती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या कर रहा है, कैसा मूड है। उसकी हार्ट रेट हमें 80 से नीचे रखनी है। उसको हम मेडिकेशन देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं और कहते हैं कि भाई चाय कॉफी कम पियो, ताकि उसकी हार्ट रेट बढ़े ना। बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो हार्ट पे लोड आएगा। उसको एक्सरसाइज करने से मना किया जाता है कि इससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना, एक साथ ज़्यादा वेट नहीं होना। हार्ट तुम्हारा कमजोर है, 30% हार्ट काम कर रहा है, हार्ट में मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं। सो यू हैव टू डिजाइन द पर्सन्स लाइफ ऑन द बेसिस ऑन दैट कि भाई हैवी सामान मत उठा लेना, 10 किलो से ऊपर का बच्चा मत उठा लेना, चल सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ना, 2 फ्लोर एक साथ मत चढ़ जाना, हार्ट रेट मॉनिटर करना है, 90 से ऊपर नहीं रहनी चाहिए, रहती है तो आके मिलो, दवाई बढ़ाई जाएगी। अगर वो इंसान 2 कप कॉफी पी लेता है, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, चाहे 2 घंटे के लिए बढ़े, पर बढ़ेगी। उस समय दिक्कत हो सकती है, उसकी सांस फूल सकती है, उसको अस्पताल आना पड़ सकता है। तो पेशेंट के अनुसार बोला जा सकता है कि आप कैफीन कितनी लो। Right. वैसे कैफीन ने डैमेज नहीं करना आपका हार्ट। कैफीन इज नॉट डैमेजिंग टू द हार्ट। कैफीन कैन इंक्रीज योर हार्ट रेट, दैट्स इट। And red wine, sir? रेड वाइन, अगेन रेड वाइन या कोई भी वाइन्स कह लीजिए, उसमें टेक्निकली क्या है, वो एक अल्कोहल है। Right. अल्कोहल क्या करता है? आपको काम करता है। क्यों पीते हैं लोग? स्ट्रेस कम करता है, नशा आपके इनहिबिशंस को कम करता है। सो स्ट्रेस कम करना एक फैक्टर है जो अच्छा है, लेकिन अल्कोहल एक दूसरा फैक्टर है जो खुद इन्फ्लामेशन करता है।
सो स्ट्रेस कम करने के लिए और बहुत अच्छी चीजें हैं, राइट। आप नींद ले लो, आप योगा कर लो, राइट, आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर लो, आप मूवी चले जाओ, आप लाफ्टर मूवी देख लो, स्ट्रेस कम करने के और बेटर तरीके। हम सिर्फ वाइन पी के क्यों स्ट्रेस कम करना है? या कोई कहेगा उसमें बिकॉज वो अंगूर से बनती है तो एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स के और भी सोर्सेस हैं, और सोर्सेस से ले लो एंटीऑक्सीडेंट। गुड फॉर स्किन भी बोलते हैं इसीलिए Good for skin. Point is that look, there are benefits and side effects of everything. You have to choose कि मेरे लिए उस ऐसी चीज जो उसके साइड इफेक्ट्स ना हो हम वो लें, राइट? या अगर हम साइड इफेक्ट वाली चीज ले रहे हैं तो उसका कारण हमें पता हो कि भाई मैं दारू पी रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं रिस्क ले रहा हूं, बट ठीक है मैं रिस्क ले रहा हूं, मुझे पता है। अगर मैं गाड़ी 120 स्पीड में चला रहा हूँ, 140 में चला रहा हूँ, तो मुझे पता है रिस्क ही है, लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूँ, जिम्मेदारी आपकी है, आपकी मर्जी, आप चलाओ, बट आपको पता होना चाहिए ना कि वो रिस्की है, सीधी बात है। सर, एनी सुपर फूड यू विल सजेस्ट एज अ कार्डियोलॉजिस्ट? देयर इज नो सुपर फूड अपार्ट फ्रॉम वाटर। ओके। वाटर इज अ सुपर फूड, वाटर इज अ डैम बिग सुपर फूड, पीपल नहीं लेते हैं वैसे, because there is no food which can bring, because super जैसा कोई power आपके अंदर ले आए, there is no food which can make you super resistant to diseases, super powerful or super anything, right? But there are some things जो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ा सकती हैं, जो आपके मसल्स में पावर बढ़ा सकती हैं। डिपेंड करता है आप सुपर किस लेवल, किस चीज में बोल रहे हो। सुपर मेमोरी है, कि सुपर पावर है, या सुपर एजिलिटी है, सुपर स्पीड है। सर, एक सर्टेन एज के बाद सप्लीमेंट स्टार्ट करने चाहिए? एब्सोल्युटली। एज इज नॉट रियली द कॉन्सेप्ट हियर। द कॉन्सेप्ट इज योर बॉडीज रिक्वायरमेंट, आपकी डाइट कैसी है। इफ अ चाइल्ड डज नॉट ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो बच्चा आयरन डेफिशिएंट हो जाएगा, राइट। सो बच्चों को भी आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है तो उनको भी सप्लीमेंट चाहिए। सो इट डज नॉट मैटर आपकी एज क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन आपकी डाइट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट आपको दे रही है क्या नहीं। राइट। सिंपल, आइदर यू डू टेस्ट और यू सफर सिम्टम्स ऑफ द डेफिशिएंसी और यू जस्ट टेक द सप्लीमेंट्स। सर, हम जो सप्लीमेंट्स हैं वो बिना अपना चेकअप कराए लें, या कुछ कुछ सप्लीमेंट्स जैसे बोलते हैं मल्टीविटामिन स्टार्ट कर ही दो, विटामिन डी स्टार्ट कर ही दो, या फिर पर्टिकुलरली टेस्ट करा के ही हमें स्टार्ट करना है? इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में कोई आयोडाइज्ड नमक नहीं लेता, ओके, है ना। इंडिया के अंदर एक समय था जब पूरी इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम ने सोचा कि सब आयोडीन डेफिशिएंट हो रहे हैं, सब ज्यादातर लोग गॉइटर हो रहा है, तो सारे नमक को ही आयोडाइज कर दिया जाए। राइट। तो एक पॉपुलेशन, एक जगह को एक ग्रॉस एपिडेमियोलॉजिकली पता चल सकता है कि इस एरिया में इस चीज की कमी है, इस एरिया में इस तरीके की फोर्टिफिकेशन फूड में होनी चाहिए। राइट। तो इसी तरह से हम एपिडेमियोलॉजिकली ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ज्यादातर लोग इंडिया में आज विटामिन डी, B12, आयरन, आयोडीन डेफिशिएंट हैं। तो ऐसे में आपको आयोडाइज्ड नमक लेना चाहिए, या आयोडीन रिच फूड खाना चाहिए, या आप विटामिन B12 का सप्लीमेंट ले लो, या ऐसा खाना ले लो, चावल ले लो, तेल ले लो जो फोर्टिफाइड हो, जिसमें B12 डाला हो, या तो धूप में बैठ जाओ, या विटामिन डी ले लो, राइट। या आपका आयरन का सप्लीमेंट ले लो, या आयरन रिच फूड खा लो। अब या तो आप अपने सेहत पे ध्यान दो, या फिर आपके डॉक्टर दे, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी, और जब प्रॉब्लम आएगी वो जितनी बड़ी होगी उसके बेसिस पे आपके टेस्ट होंगे, आपको दवा। तो अगर कोई इंडिया में रहता है और वो एक B12 और विटामिन डी का सप्लीमेंट रेगुलरली लेता है तो वो गलत नहीं है, बट वो रेगुलैरिटी हर एक के लिए अलग होगी। आपकी हो सकता है वो रेगुलैरिटी हफ्ते में एक बार हो, किसी का हो सकता है महीने में एक बार हो। राइट। आप महीने में एक बार विटामिन डी लेते हो, 2 महीने में एक बार विटामिन डी लेते हो, कोई बात नहीं। पर आप रोज ले रहे हो, आप रोज डबल डोज में ले रहे हो, ट्रिपल डोज में ले रहे हो, तो टॉक्सिसिटी लेवल, टॉक्सिक लेवल तक भी जा सकते हो। सो एक मल्टीविटामिन को इसीलिए ऐसे लेवल्स पे चीजें रखी जाती हैं कि वो डेली लेने पे भी नुकसान ना करे। तो कई लोग ऐसे सवाल खड़े करते हैं कि सर मल्टीविटामिन इसमें तो कुछ ज्यादा ही नहीं है। तो ज्यादा नहीं रख सकते,
क्योंकि वो मल्टीविटामिन है, क्योंकि वो रोज लेना है। हाँ, क्योंकि वो रोज लेने के लिए जनहित में जारी के लिए बनाया जा रहा है, तो उसको ज्यादा दे देंगे तो नुकसान हो जाएगा। राइट और ज्यादा के लिए तो डॉक्टर बैठे हैं कि ज्यादा है तो स्पेसिफिक डोज में आप दवा इंजेक्शन अवेलेबल है। राइट। ये सर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो एयर पोल्यूशन से हमारे हार्ट हेल्थ पे कितना असर पड़ता है? बहुत ज्यादा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी कुछ टाइम पहले डॉक्टर त्रिहान का भी एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने जो एयर पोल्यूशन एक बड़ा फैक्टर बताया हार्ट अटैक का, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो बहुत इग्नोर्ड फैक्टर है। तो बच्चे भी हैं जो लिटरली चाहे साल के 2-3 महीने ही सही, बट इतने पोल्यूशन में रह रहे हैं, राइट 2-3 महीने 4 महीने आप इतने हैवी पोल्यूशंस में उसी जगह पे खेल रहे हो। और ये पोल्यूशन आज इतना बड़ा है जो हर साल बढ़ रहा है। और ये कुछ एरियाज में तो पूरे साल रहता है। आप अगर कुछ एरियाज में इंडस्ट्रियल एरियाज हो गए या कुछ एरियाज जहाँ बहुत हैवी ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक सिग्नल के पास बहुत हैवी पोल्यूशन होता है, बच्चे वहाँ लिटरली खेलते हैं, दौड़ते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट पे डैमेज हो रहा है, इट्स अ जनरल डैमेज, इन्फ्लामेशन टू योर स्किन, टू योर हेयर, टू योर लंग्स। आप जो बच्चे रोड साइड खेलते हैं उनकी स्किन देखो, आप उनके बाल देखो, तो देखने समझ में आता ना कि वो गर्म पे डैमेज, गर्माहट है, वहाँ हीट है, वहाँ बेंजीन है, वहाँ कितने सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं लिटरली। हाँ, हैवी मेटल्स हैं, आपके घर के अंदर भी होते हैं। वो जो इंडोर पोल्यूशन पे भी मेरा एक वीडियो है, उस पे भी घर के अंदर भी बनता है, तभी तो एग्जॉस्ट की जरूरत होती है, तभी हम एग्जॉस्ट का यूज करते हैं, वरना घर के अंदर भी बहुत पोल्यूटेंट्स हम पैदा करते हैं। और घर के अंदर से भी, कुकिंग से भी पोल्यूशन फैलता है, बट वो एक नेसेसरी ईविल है, हमें वो करना पड़ता है, राइट। कारों से वो होता है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो सवाल ये नहीं है कि पोल्यूशन क्यों हुआ, कैसे कम होगा, वो आपके और मेरे हाथ में नहीं है। सवाल ये है कि आपके अंदर जाने वाला पोल्यूशन आप कम कर सकते हैं या नहीं। राइट आप उसे रोक सकते हैं एक सिंपल मास्क से, सिंपल चेक करने से कि मेरे एरिया में आज पोल्यूशन कैसा है। 200 से ऊपर, 200 से ऊपर अगर पोल्यूशन है तो बाहर जाके मत खेलो, बच्चों को मत खिलाओ, बहुत सिंपल है, या मास्क पहन के खिलाओ। 400 से ऊपर घर से मत निकलो, क्योंकि पोल्यूशन इज वेरी बैड फॉर योर बॉडी। एंड इनसाइड एयर प्यूरिफायर्स आर दे आर गुड डिपेंडिंग अपॉन आपके एरिया में पोल्यूशन कितना है। अब साल भर तो हम भी अपने घर में एयर प्यूरिफायर नहीं चलाते हैं। तो जब बाहर पोल्यूशन ज्यादा है तब आपको खिड़कियां दरवाजे बंद करके घर में एयर प्यूरिफायर चलाना पड़ेगा। राइट आपको या तो नाक के अंदर जाने वाली एयर को आप मास्क से क्लीन करें, या कमरे में अंदर एयर प्यूरिफायर रख के कमरे की एयर को क्लीन करें। एंड ऑब्जेक्टिव है कि पोल्यूशन अंदर कम जाए, राइट बस। एब्सोल्युटली सर। एक तो एयर पोल्यूशन हो गया और दूसरा स्मोकिंग। अब एयर पोल्यूशन के साथ साथ कुछ लोग वेप एंड स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। वेपिंग का क्या इफेक्ट है? बिकॉज वेपिंग आज की डेट में बहुत कूल मानी जाती है एंड जेंजीज आर वेपिंग लाइक एनीथिंग। मतलब वो तो हर समय हाथ में है, एंड वेप से तो दे से कि इससे तो कुछ नहीं होता, इसमें थोड़ी ना बहुत ज़्यादा निकोटिन है। लिटरली हम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन देते हैं ना, राइट ऑक्सीजन भी अगर किसी को रिक्वायरमेंट से ज़्यादा दे दो सो वो भी आपके लंग्स में इन्फ्लामेशन कर देती है। एग्री। ऑक्सीजन और वो लो डोज में दे दो तो वो लिटरली हिली एरिया वाला फील दे देती है कि वाह क्या ताजी हवा है। सो ऑक्सीजन भी एक लेवल से ऊपर नुकसान करती है। तो किसी भी प्रकार का धुआं हो, चाहे उसमें टोबैको नहीं है, चाहे उसमें कुछ भी नहीं है, वो चीज धुआं है, थोड़ी गर्म है, या उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो भी अंदर जाके नुकसान ही करेंगे, इन्फ्लामेशन ही करेंगे। सो वेपिंग या कोई भी धुआं आपके लो डोज इन्फ्लामेशन कॉज करता है और लंबे समय में आपकी सांस की नलियों को और उधर से अंदर खून में जाके इन्फ्लामेशन करेगा। और हर इंसान अलग अलग सेंसिटिव होता है। राइट हर इंसान का, कोई इंसान जब 4 लोग सीढ़ी चढ़ते हैं तो चारों में से एक होता है जो बहुत हाफता है, एक होता है जो उसको कुछ भी नहीं हुआ, दूसरा होता है जो 10 मिनट तक थक जाता है। तो हर इंसान की अपनी कैपेसिटी है। हर इंसान पोल्यूशन को अलग लेवल पे झेल सकता है, किसी को ज़्यादा डैमेज करता है, किसी को कम डैमेज करता है। ये भी डिपेंड करता है आप स्पेक्ट्रम पे कहाँ।
आप कितना वो डैमेज झेल सकते हो, आपकी खून की नसें, आपकी सांस की नसें कितनी मोटी हैं कि भाई मैं वो चीज़ें झेल सकता हूँ। सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ हेल्दी यू आर। नहीं हेल्दी एक बीमार आदमी, एक सिंपल उसको हाथ लगाओ तो दर्द हो गया, तो वो आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। उसके ऊपर आप उसको पोल्यूटेड एयर दे दो, आप उसको वेप दे दो, आप उसको स्मोक दे दो, दारू दे दो, तो वो टाइम पर उसको 10 गुना ज़्यादा डैमेज होगा। And vaping and smoking, sir, can it affect our fertility also? ऑब्वियसली अगर कहीं भी इन्फ्लामेशन हो रहा है और वो चीज़ खून में जा रही है, अगेन देखो कई बार क्या होता है, हम इसको बहुत जनरलाइज ले लेते हैं कि अगर हार्ट अटैक हुआ है तो तुम्हारी स्मोकिंग की वजह से हुआ होगा। भाई एक बड़ा फैक्टर है बड़ा फैक्टर कि है। आपको, आप स्मोकिंग करते हो 3 साल, 2 साल, 5 साल, बड़ा फैक्टर है। बट उसके साथ एक बड़ा फैक्टर है, आप एक्सरसाइज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, राइट? आर्मी वाले कई उस हिमालयों में रहते हैं, वहाँ पे स्मोक करते हैं पर रोज दौड़ते हैं, उनको अटैक नहीं होता। तो यही सोच के आप स्मोक करते हो पर आप दौड़ते नहीं, राइट? वहां पर वो हेल्दी खाना खाते हैं, आप जंक खाते हो। तो एक फैक्टर नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हर इंसान में आपकी स्पेक्ट्रम पे आप कहाँ हो उस पर इफेक्ट करेगा, राइट? सो हमें ये देखना होता है कि हम सही और गलत कितना कर रहे हैं, और उस तराजू पे तोला जाता है कि आपका रिस्क कितना है। सो वे क्या है, एक फैक्टर हो जाए, आप स्मोकिंग करते हो तो ऑब्वियसली बंद करना चाहिए, बट एट लीस्ट आप दूसरा कुछ करो उसको काउंटर करने के लिए। हेल्दी हो जाओ, दौड़ो भागो, उसको कम करो, बंद करो स्मोकिंग। राइट, एब्सोल्युटली। आज की डेट में स्ट्रेस, बर्नआउट और डिप्रेशन इतना बढ़ गया है, आई थिंक पेयर प्रेशर इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से ये कूल दिखाने के लिए वेपिंग और ये सब का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड डज डिप्रेशन एंड थिंग्स इफेक्ट आवर हार्ट हेल्थ ऑल्सो, आवर गट हेल्थ ऑल्सो? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली दे विल। डिप्रेशन, आप बात करना चाहते हो या नहीं किसी से, आप एग्ज़ाम देना चाहते हो या नहीं, आज आप काम पे कैसे परफॉर्म करोगे, आप अगले महीने कितने पैसे कमाओगे, आप राइट। कितने अच्छे एग्ज़ाम दोगे, ये सब आपके मूड पे डिपेंड करता है। आपका मूड अच्छा है, आप अच्छा फील कर रहे हो, तो आप अच्छे से करोगे। सेम वे आपकी बॉडी है, अगर आपका मूड ही खराब है तो आप जब खुद नहीं एफर्ट लेना चाह रहे हैं, आपकी बॉडी भी जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है वो भी फिर स्लगिश हो जाएगा, वो भी स्लो हो जाएगा, और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगी। राइट। सो एंटी जो कॉर्टिसोल लेवल्स आपके बढ़ जाते हैं, तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी के होम्योस्टैटिक लेवल्स को स्विच कर देगा टू इजीली इरिटेबल। आप जल्दी इरिटेट हो जाओगे, आपके ऊपर पोल्यूशन का इफेक्ट ज़्यादा होगा, दारू का इफेक्ट ज़्यादा होगा, स्मोकिंग का इफेक्ट ज़्यादा होगा, शुगर ज़्यादा लोगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जल्दी होगा, स्ट्रेस में ज़्यादा खाओगे तो मोटे जल्दी होगे। सो दोज आर द की फैक्टर्स, जिसलिए हमें एक बेसलाइन जरूर लेना चाहिए कि भाई मेरे लिए गो टू स्ट्रेसर होगा, स्ट्रेस होगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे स्ट्रेस को हटाने के लिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, हेल्दीएस्ट क्या है। हेल्दीएस्ट तुम्हारे पास अवेलेबल ही नहीं है तो दूसरा लो, पर कुछ तो करना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी इन डिप्रेशन और यू कैन नॉट बी फीलिंग लो ऑल द टाइम। यू हैव टू, आपको अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करना है जो आपकी केयर करते हैं। अगर कोई आपकी केयर करता है वो आपको उदास नहीं रहने नहीं देगा, रहने देगा, एब्सोल्युटली वो करेगा जैसा भी उसको चाहिए, साम दाम दंड भेद जो भी करना है, एंड ऑब्जेक्टिव इज कि आप खुश हो जाओ। सेम वे आप अगर नहीं खुश होते हो, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, वो 1 महीना आपकी बॉडी में जितना डैमेज होगा वो बाकी सबसे ज्यादा है। राइट। अभी सर पीछे वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था और फीवर 104 105 तक जा रहा था लोगों का। एंड उस पे एक बहुत अच्छा वीडियो आया था जो मैं आपसे शेयर करूँगी कि पानी के अंदर, गरम गरम पानी के अंदर अपना पैर रखो और ऊपर से गरम गरम पानी सिप करो, ठीक है। एंड हमने सुना है हमेशा फीवर के केसेस में तो आपको ठंडे पानी के पट्टियाँ करनी चाहिए ऊपर से। एंड उसमें वो कह रहे थे कि गर्म पानी के अंदर पैर रखो और गर्म पानी सिप करते रहो। सो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें कैसे? देखो ऐसा है, आप घर में दूध उबालते हैं, बच्चे को देते हैं, ज़्यादा गर्म हो गया तो क्या करते हैं, उसको और ठंडा करेंगे। ठंडे पानी में डाल देते हैं, राइट? सो इसी कॉन्सेप्ट पे एक ज़माने में लोगों ने ठंडी पट्टी करनी शुरू कर दी
कि सर पे ठंडी पट्टी कर लो, शायद बुखार उतर जाए, बुखार तो उतर उससे जाता बुखार उतरता है। पर ज़्यादा ठंडे कर दो तो कई लोग कांपने लग जाते हैं, कई लोगों को साइड इफेक्ट हो जाता है। तो एक ज़माने से बुखार जैसी चीज़ को मैनेज करने के ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंटेशंस होते रहे हैं। सो राइट किसी भी पानी में अगर आप पानी में डालते हैं, तो पानी में जब आप गर्म पानी में डालें या ठंडे पानी में डालें, आपकी बॉडी से हीट अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है, उस पानी में कम है, तो वो पानी उस हीट को ले लेगा। खौलते हुए पानी में डालोगे तो खौलते हुए पानी में खौलते में तो डाल ही नहीं सकते। वो उबलते पानी में आप डाल दोगे तो पैर जल पैर जल जाएंगे। जाए तो खौलते पानी में नहीं, 40 40 40 समथिंग 40 40 50 समथिंग डिग्रीज यस में उन्होंने डिग्रीज बोला में था। हाँ तो वो 40 डिग्री या जो भी डिग्री में आप डाल दो, वो पानी लगातार तो नहीं बर्न हो रहा ना। वो तो एनवायरनमेंट है, वो पानी उसको ले रहा है। आधे घंटे में वो 40 से 30 हो जाएगा और वहां से वो हीट ले लेगा। पॉइंट इज कि क्या वो एक सोल्यूशन है? नहीं। बट क्या कुछ लोगों को उससे आराम मिलेगा? मिल सकता है। पॉइंट इज कि ये कोई लॉजिक नहीं हुआ फीवर को तोड़ने का। राइट फीवर को तोड़ने के लिए आप कुछ नहीं भी करते हो, केवल नॉर्मल पानी पीते हो, तो भी फीवर आपका पानी से ही टूट जाता है। या बिना कुछ किए भी आराम से सोए रहते हो तो देखते हो 2-3 घंटे में उतर गया बुखार, 4 घंटे में उतर गया। किसी का नहीं उतरता है, वो दवा लेके उतार लेता है। राइट सो यहाँ पर इस तरीके का डर कि पैरासीटामॉल ले ली तो हाँ तुम्हारा लिवर एक गोली में डैमेज हो जाएगा, राइट इससे बुरी दवा नहीं है। एक काम करो, पानी में कूद जाओ। एक काम करो, पानी में पैर डाल लो। एक काम करो, उसमें लेट जाओ। ये नहीं काम कर रहा हो तो सेकंड लेवल ये है, थर्ड लेवल ये है, फिर एक मैं काढ़ा दे रहा हूं, कुल गलती से भी एक पैरासीटामॉल ले। अरे भाई, डर क्यों रहे हो? वो दवा है, वो ऐसी दवा है जो दुनिया भर में ओवर द काउंटर दी जाती है। राइट ओवर द काउंटर उसी दवा को दिया जाता है जिसकी सेफ्टी प्रोफाइल ज्यादा होती है। अब अगर ऐसे लोग हैं जो उस दवा का मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज करने से किसी का लिवर डैमेज हो रहा है। अब हल्दी 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 खाने से लिवर डैमेज हो रही है, तो क्या हल्दी खराब हो गई? नहीं। नहीं अब आप हल्दी को मिसयूज करोगे और वो ज़्यादा ले लोगे, उसके बनाई हुई करक्यूमिन की दवा ज़्यादा ले लोगे, अननेसेसरीली खाओगे, उससे लिवर डैमेज होगा, आपकी गलती। वैसे ही पैरासीटामॉल एक दवा है जो प्रिस्क्रिप्शन पे मिलनी चाहिए, डॉक्टर की गाइडेंस में लेनी चाहिए। डॉक्टर देता है 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, लोग रोज लेते हैं तो लिवर डैमेज हो जाता है। तो वो गलती पैरासीटामॉल की नहीं है। राइट प्रेग्नेंट लेडीज के लिए सबसे सबसे सेफ safe, दवा है yeah. पैरासीटामॉल। एब्सोल्युटली बच्चे को जो गलत अफेक्ट नहीं करती है, पेन हो जाए, उसको बुखार हो जाए, पैरासीटामॉल ही दी जाती है। पैदा नहीं हुए बच्चे का लिवर नहीं खराब होता, तो आपका कैसे हो जाएगा एक गोली से? राइट आई थिंक थैंक यू सो मच डॉक्टर परम, आपने इतने सारे मिथ्स बस्ट करे हैं द कन्वर्सेशन वाज टू गुड, थैंक यू सो मच।